बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हम एक नावल पढ़ने जा रहे हैं, काफ़िर राह भूल जाते हैं, रिटन बाय सुंदर जबीन का ये नावल है और ये है वनी बेस्ड पे है। वनी बेस्ड है, रिवेंज बेस्ड भी है, वडेरा बेस्ड भी है। तो आज हमने ये वाला नावल रीड कर रहे हैं, देखते हैं पूरा पढ़ा जाता है या आधा पढ़ा जाता है। और कल मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए मैं आपको ये नावल नहीं दे सकी, तो उसके लिए माजरत। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं नावल, लेकिन इससे पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं। काफ़िले राह भूल जाते हैं, रिटन बाय सुंदर जबीन। अरबिया, किधर हो भाई? वो जो रट्टा मारने में मगन थी एकदम चौंकी। जी लाला, इसने किताब एक तरफ फेंकी और तेज़ी से बाहर भागी। तवील राहदारी अबूर करते ही से मंसूर मिल गया। किधर है सब? वो खासा झंझलाया हुआ लग रहा था। आपको कोई काम है तो मुझे बताएं। अच्छा, फिर खाना लगाओ, फैसल आया, मुझे आवाज़ दे देना। वो हुक्म जारी करता वापस मुड़ गया। अरबिया तवील सांस लेती किचन की तरफ मुड़ गई। कुछ देर बाद इसने खाना लगाया और ड्राइंग रूम के दरवाजे के करीब आकर हल्के से पुकारी, लाला मैंने खाना लगा दिया। ठीक है तुम जाओ, मंसूर की भारी आवाज़ उभरी। वो शुक्र अदा करती वापस आ गई, मगर पढ़ने का सारा मूड गारत हो चुका था। बीए में नया नया एडमिशन लिया था, अगरचे कॉलेज इनके इलाके से पौन घंटे की ड्राइव पर था और इसके मजीद पढ़ने पर मलक हाउस में कोई ख़ास आमादा भी नहीं था। मगर भला हो मंसूर लाला का जो सबके सामने डट गए थे। इसने तवील सांस लेकर किताबें बंद की, राइटिंग टेबल सेट की, अलमारी से अपनी शब ख्वाबी का लिबास निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लिबास तब्दील करने के बाद इसने बालों में ब्रश किया और लाइट ऑफ करने के बाद लिए आगे बढ़ी। और फिर हर बार की तरह इस बार भी इसकी नज़र दाहिनी दीवार पर लगी इस पेंटिंग पर ठहर सी गई। इस तस्वीर में मंजर कसी बहुत सी थी, माहौल किसी कदर पुरअसरार और एक बेनाम सा खौफ। अरबिया की नज़र जब भी इस पर पड़ती वो एक सर्द सी लहर खुद में दौड़ती महसूस करती। इसे याद था कि जब घर को नए सिरे से सेट किया गया था तो ये पेंटिंग कहीं से तोहफ़तन आई थी। शोमई किस्मत कि वो अरबिया के कमरे में सजा दी गई। तस्वीर में वसीओ अरीज सहरा दिखाया गया था जिस पर काली स्याह रात ने अपना बसेरा कर रखा था। चाँद पूरी आबोताब से रोशन था और चांदनी में सहरा की रेत चमक रही थी। चमकती हुई इस रेत के मैदान के ऐन वस्त में एक घुड़सवार था जो अपने घोड़े को एड़ लगा रहा था। घोड़े के अगले पैर ऊपर को उठे हुए थे। घुड़सवार का लिबास भी स्याह था और मुस्तज़ाद इसने अपना चेहरा भी स्याह ढाटे से ढका हुआ था, जो कि तस्वीर की कशिश और खौफ में इजाफे का बाइस बन रहा था। बहुत मध्यम से अल्फाज में नीचे गोइंग टू रिवेंज, इंतकाम के लिए रवाना, दर्ज था। इस वक्त भी वो अजीब सी कैफियत का शिकार होकर लाइट ऑफ करके बिस्तर पर आ गई। पता नहीं वो घुड़सवार कौन सा बदला लेने कहाँ जा रहा था। सोचते सोचते वो कब नींद की वादी में उतरी से खबर ही ना हो सकी। स्याह तारकोल की सड़क पर बरक रफ्तारी से दौड़ती हुई बीएमडब्ल्यू ने अपना रुख कच्ची सड़क की तरफ मोड़ा तो टायर एक लम्हे को जोर से चिरचिराया, फिर इंजन गुर्राया और गाड़ी फराटे भरती हुई हवेली की तरफ बढ़ने लगी। शाम का धुंधलका हर सू छा रहा था। कच्चे रास्ते दो रविया थे। बड़े बड़े सफ़ेदे और शीशम के दरख्त खामोश और साख्त खड़े थे। माहौल इस वक्त सिर्फ परिंदों के शोर से गूंज रहा था। साए लंबे होते हुए बतदरीज सिमट रहे थे। आखिरकार गाड़ी सुर्ख और स्याह इम्तिजाज से मज़य्यन मार्बल से बनी हवेली के सामने रुक गई। चौकीदारों ने तेज़ी से गेट के पट वाह किए। गाड़ी स्याह बजरी की रविश पर चलती हुई पोर्टिको की तरफ बढ़ गई। निसार ने तेज़ी से बढ़कर दरवाज़ा खोला। सलाम शाह साईं, इसने अदब से सलाम किया। स्याह शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर अजरक ओढ़े शाह फजल ने जवाबन सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। इसके कदम तेजी से मर्दान खाने की तरफ बढ़ रहे थे। निसार के कदम इसका साथ देने की कोशिश में हाँप रहे थे। हवेली में सब खैरियत? इसने अपने मखसूस बारोब और गर्जदार लहजे में पूछा। जी साईं, सब खैरियत है। शाह फैसल किधर है? इसने अगला सवाल दागा। निसार एक लम्हे को गड़बड़ाया। वो साईं अपने दोस्त मलिक से मिलने गए हैं, इसने हिचकिचाते हुए कहा। शाह फजल के बरक रफ्तार कदम थम गए। इसकी पेशानी पर एक शिकन आ गई। तुमने इसे मेरे आने के बारे में बताया था? जी साईं। निसार ने नज़र झुका ली। मेरा पैगाम दिया था? जी साईं। ठीक है, तुम जाओ। इसने तवील सांस लेकर कदम जनान खाने की तरफ मोड़ दिए। निसार जान छूटने पर शुक्र अदा करता वापस मुड़ गया। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हाँ साईं, किधर हो? हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे हवेली में। पता चला तुम्हारे लिए अपने वीर से हम अपने सज्जन हैं, इसलिए तो एक माह बाद मिलने की बेताबी सिर्फ अपने मित्रों से थी, हमसे नहीं। इसके तहकम भरे लहजे में तंज की अमेजिश साफ नजर आती थी। ना ना साईं, अब क्या फ़ायदा? सबूत तो तुमने दे दिया कि तुम्हारे लिए कौन अहम है। इसने तलख लहजे में अहम पर जोर दिया।
हम सब समझते हैं रिश्तों और दोस्तों का मुकाम। तुम हमें मत सिखाओ, तुम हवेली आ जाओ, बाकी बात फिर करेंगे। इसने फ़ोन बंद कर दिया। इसकी चमकदार स्याह आंखें सुलग रही थी। इसके बारहा सरजनिश के बावजूद भी शाह फैसल और मंसूर मलिक की दोस्ती बढ़ती गई थी। मलिक ख़ानदान से इनके ताल्लुकात कुछ खास बेहतर न थे, मगर एक दुश्मनी भी नहीं थी, महज एक ताल्लुकी थी जो बुरी तरह दोनों ख़ानदानों के दरमियान हायल थी। शाह फैसल और मंसूर मलिक की बढ़ती हुई दोस्ती अगरचे किसी को कोई नुकसान नज़र नहीं आता था, मगर शाह फजल की बात रद्द करने की हिम्मत किस में थी। इसने साफ लफ्ज़ों में शाह फैसल को मंसूर मलिक से ताल्लुकात ख़त्म करने को कहा था, मगर शाह फैसल ने सरीहन इसे नज़रअंदाज करके अपनी हुक्मदुली की सज़ा को गोया मज़ीद सख्त कर दिया था। बीबी जान के कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इसके जबड़े भेंचे हुए थे और होंठ सख्ती से आपस में पेवस्त थे। ताहद्दे नज़र फैले माल्टे और सेब के बागात के दरमियान कच्चे रास्ते पर तेज़ी से दौड़ती घोड़ा गाड़ी में से एक ज़ीनत छलांग लगाकर बाहर निकला। इधर उधर देखा और सीधा माल्टे के दरख्तों के झुंड में घुसता चला गया। इसके आशना अंदाज से यहाँ का रहायशी जाहिर करते थे। वो दरख्तों के दरमियान जगह बनाता तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। एक जगह रुककर इसने चौकन्ना अंदाज में चारों तरफ देखा, जेब में किसी चीज़ की मौजूदगी का यकीन किया और अपने लिए एक मुनासिब मोर्चा तलाश करने लगा। कुछ देर बाद इसकी निगाहें एक कदम नीचे झुके और फैले हुए दरख्त पर जाकर रुक गई। इसे यकीन था वो दोनों यहीं आएंगे। इसने अपनी पोजीशन सेट की और अकाबी निगाह से चारों तरफ का जायजा लिया, फिर अपने कान कच्चे रास्ते की तरफ लगा दिए जहाँ से जीप की आवाज़ करीब आती महसूस हो रही थी। जो आवाज़ करीब आती जा रही थी, इसके असाब मसीह तने जा रहे थे। दिल की धड़कन भी बड़ी हुई सी लग रही थी और आखिरकार वो जीप इसके करीब से गुजरकर कदरे आगे जाकर तिरछी हुई और फिर रुक गई। मंसूर यार, किधर हो तुम? शाह साईं अपने गेट पर पलके बिछाए आपका मुंतजिर हूँ। मंसूर ने चुपते हुए लहजे में तंज किया। जवाबन फैसल ने एक बुलंदो बांग कहकर लगाया। फिक्र मत करो बाबा, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, बल्कि जलवा फरोज हो रहे हैं। हम अपनी राय की सदा खाली नहीं जाने देते बाबा। फैसल ने हंसी रोकते हुए खालिस वडेरे के अंदाज में कहा। मेहरबानी साईं, आप तशरीफ का टोकरा ले ही आए, वरना। मंसूर ने धमकाते हुए फ़ोन बंद किया। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। दोनों का आज शाम शिकार का प्रोग्राम था। फैसल को इसे पिक करना था। जब भी मंसूर पिछले आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा था, मगर फैसल का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। कई बार तो उसका दिल चाहा कि वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाए, फिर कुछ सोच कर रुक गया। इसी कश्मकश के दौरान फैसल की कॉल आ गई। कुछ देर बाद गेट पर जीप की आवाज़ सुनाई दी। वो देरी से बाहर की तरफ बढ़ा। फैसल दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर चुका था। मंसूर बढ़कर इसे बगलगीर हो गया, फिर मुस्कुराते हुए पीछे हटा। खैरियत? आज बड़ी खुशबुएं उठ रही हैं जनाब से। कुछ नहीं यार, ऐसे ही दिल चाहा था, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई, दिल है, कभी भी चाह सकता है और कुछ भी चाह सकता है। अब चले, मंसूर ने कहा। दोनों जीप की तरफ बढ़ गए। इनकी जीप तेजी से कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती सेब और माल्टों के दरख्तों को चीरती आगे बढ़ रही थी। तभी न जाने क्या हुआ, जीप एक झटके से रुक गई। फैसल ने स्टार्ट करने की कोशिश की, फिर दरवाज़ा खोलकर दोनों नीचे उतर आए। फैसल जीप का बोनेट खोलकर देखने लगा। तभी गोली चलने की आवाज़ पर मंसूर ने चौंक कर देखा। इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आया तो इसने अपना रूसी साख्ता ब्रिटा निकाल लिया और फायर किया, लेकिन गोली नहीं चली। मुझे लगता है इसके ट्रिगर में कोई मसला है, मंसूर ने रिवॉल्वर को देखते हुए कहा। अभी चेक कर लेते हैं। फैसल इसके हाथ से रिवॉल्वर लेकर देखने लगा। अब इसे चलाकर देखो। मंसूर ने आसमान की तरफ इसका रुख करके ट्रिगर दबाया, मगर बेसूद। मंसूर रिवॉल्वर देख रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिजा एकदम फायर की आवाज़ से गूंजी। फैसल के जिस्म को एक झटका सा लगा। इसके सीने से खून का फवारा सा फूटा था। मंसूर ने बेयकीनी से इसे देखा। रिवॉल्वर इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। फैसल का वजूद लर्जा और फिर पूरी कुव्वत से कच्चे पे जा गिरा और साख्त हो गया। इसका जानदार वजूद पल दो पल में खाक के ढेर में मिल गया था। दरख्तों पर फड़फड़ाते परिंदे जोरों शोर से चीख रहे थे। मंसूर फटी फटी निगाहों से फैसल को देख रहा था, जिसकी साख्त आंखों में हैरत को चमक कर रहेगी। खौफ ने पूरी शिद्दत से इस पर हमला किया। मैंने नहीं मारा। वो पलटकर पूरी ताकत और वहशत से भागा था। सेब और माल्टों के दरख्तों के ऐन वस्त में खड़ी जीप और इसके साथ पड़ी फैसल की लाश के बिल्कुल साथ वो रिवॉल्वर गिरा पड़ा था, जिस पर मंसूर की उंगलियों के निशान बहुत वाज़ेह थे। फिजा में माल्टों की खुशबू के साथ एक बू भी फैल रही थी, और वो थी मौत की बू, जो कि फैसल के खुशबूदार वजूद से उठ रही थी। शाह महमूद के दो बेटे थे, शाह फजल और शाह फैसल। इनका शुमार गांव के वडेरों में किया जाता था। शाह महमूद पंचायत के पंच थे और अपनी इंसाफ पसंदी की बिना पर पूरे गांव में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। इनकी अपनी ज़मीनें और बागात थे। लाहौर में 3 फैक्ट्रियाँ चल रही थी। शाह फजल ने एग्रीकल्चर में मास्टर्स किया था। इसकी ज़ात की सबसे नुमाया शनाख्त थी इसका गुरूर। चलता तो यूं जैसे सल्तनत फतह कर लेगा, बोलता तो यूं जैसे इसके सामने इसकी हकीक तरीन राया खड़ी हो, देखता तो यूं जैसे आंखों से रूह खींच लेगा। इसकी शख्सियत को अगर 2 लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता तो शायद यही था, मुजस्सम गुरूर।
इसका गुस्सा इतना सख्त और तेज था कि बाज़ दफ़ा तो शाह महमूद भी घबरा जाते थे। इसके बाद शाह फैसल था, MBA पार्ट 1 का स्टूडेंट, बला का शरीर, बजीला संज और जिंदा दिल। अक्कर तो जैसे छू कर नहीं गुजरी थी, सही मानों में वो शाह फजल के उल्ट था। फ़िरोज़ मलिक का शुमार भी इलाके के बाअसर शख्सियात में किया जाता था, मगर वो गांव के अंदरूनी मामलात से हमेशा लाताल्लुक़ और बेखबर रहे थे। इनके 2 ही बच्चे थे, मंसूर मलिक और अरबिहा मलिक। मंसूर इनके साथ लाहौर वाली फैक्ट्री में होता था, जबकि अरबिहा ने BA में नया नया एडमिशन लिया था। 19 साल अरबिहा में जैसे मंसूर की जान थी, वो बहन से बेतहाशा प्यार करता था। इसका सबसे बड़ा सबूत यही था कि इसने सबसे बाकायदा टक्कर लेकर इसे अगले फैमिली में एडमिशन दिलवाया था। घर में कोई राजी ना था, इनकी फैमिली में लड़कियों को इतना आगे पढ़ने आने का रवाज ही नहीं था, मगर मंसूर सबके आगे डट गया और यूँ इस वक्त वो 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। पूरे इलाके में एक तूफान सा आया हुआ था, और वो था शाह फैसल की मौत का तूफान, जिसने हवेली की बुनियादें हिला डाली थी। शाह फजल तो बफरा शेर बना हुआ था। इसका बस चलता तो मंसूर मलिक समेत इसके पूरे ख़ानदान को आग लगा डालता, मगर ये शाह महमूद की कमाल कुव्वत बर्दाश्त थी, जिसने अभी तक इसके सब्र का पैमाना लबरेज न होने दिया था। आज शाह फैसल की मौत को 3रा दिन था। पंचायत बैठ चुकी थी, तमाम सबूत और गवाहियाँ मंसूर मलिक के खिलाफ थीं। यकीनन वो सज़ा का मुस्तहिक ठहरता, मगर तब जब वो मौजूद होता। वो इसी दिन इसी वक्त फ़रार हो चुका था, ताहाल इसका नामो निशान नहीं मिला था। शाह फजल के आदमी पागल कुत्तों की मानिंद हर तरफ इसकी बू सूंघते फिर रहे थे, मगर वो हमस लापता था। एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा था कि लाजमन वो इलाका गैर की तरफ निकल गया है। हवेली के मर्दान खाने में इस वक्त गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई थी। तमाम सरकर्दा अफराद मौजूद थे। पंचायत का फैसला सुनाया जा चुका था। ये नामुमकिन है बाबा साईं, शाह फजल की धाड़ गूंजी थी। खून को ठंडा रखो साईं, ये फैसला हो चुका है, और याद रखो ऐसे कितने ही मामलात के फैसले हमने भी ऐसे ही सुनाए थे। बाबा साईं का लहजा पुरसकून था। आपका मतलब है मैं अपने भाई के खून की कीमत ले लूँ, बगैरत बन जाऊँ? वो पागल होने को था। दूसरा रास्ता ज़्यादा बेहतर है, तुम फ़िरोज़ मलिक की बेटी से निकाह कर लो, इसके चचा शाह फुरकान ने कहा। देखो फजल बेटा, मुजरिम फ़रार हो चुका है, इसलिए फ़ैसला यही किया गया कि खून बहा की रकम या लड़की, आगे जो तुम मुनासिब समझो। इस बार से समझाने वाले मामू फराज थे। मेरे फैसले का खून इतना अर्जा नहीं कि मैं इसकी कीमत लूँ, वो गुर्राया था। आंखों में पहली सुर्खी इसके रज्जगों और गज़ब की गुमास थी। हाँ, लड़की पर समझौता हो सकता है, वो लब भेजते हुए बोला। सब ने एक नामालूम सी तस्कीन भरी सांस ली, ताहम अब एक नई बहस छिड़ चुकी थी। दूसरी तरफ मलक हाउस पर भी एक क़यामत टूटी हुई थी। फ़िरोज़ मलिक के कंधे झुके हुए थे। वो पंचायत का फैसला सुनकर आगे थे, मगर जाने कि उन्हें यकीन था कि वो रकम का मुतालबा हरगिज़ नहीं करेंगे। वो शाह महमूद के ख़ानदान को जानते थे। इनकी गैरत का तकाज़ा यही था कि वो रकम कतन कबूल ना करे। वैसे भी इनके पास दौलत की कमी ना थी। जैसे फ़िरोज़ मलिक दूसरी तरफ सोचते, इनके दिल की नाजुक रगें टूटने लगती, क्योंकि इस तरफ इनकी इकलौती नाज़ोपली बेटी अरबिहा थी। मलिक हाउस में दाखिल होकर इन्होंने किस हौसले से सबको पंचायत का फ़ैसला सुनाया, मगर फिर जैसे सबकी हद ख़त्म हो गई। वो ढह से गए, और फरजाना मलिक तो जैसे सख्त साख्त सी हो चुकी थी। मेरी बच्ची का क्या कसूर है मलिक साहब, वो रोते हुए पूछ रही थी। फ़िरोज़ ना चाहते हुए भी नज़रें चुरा के अगली सुबह इनके शकूक सही साबित हो गए। हवेली से फ़ैसला आ चुका था। इसी शाम अरबिहा मलिक को शाह फजल के निकाह में दे दिया गया। अरबिहा ने छोटे से बैग में अपनी 4 जोड़े रखे, एक साख्त और ज़बत से भरी निगाह अपनी किताबों पर डाली, जिनमें से कुछ पर तो इसने भी अपना नाम तक न लिखा था। फिर इसकी नज़र दीवार पर लगी, इस तस्वीर पर पड़ी। इसने इसे दीवार से उतारा और अपने बैग में रख लिया था। रुखसत करते वक्त इसकी माँ ने कहा था कि वो समझ ले इसने अपनी ज़िंदगी भाई के ऊपर सदका कर दी। ये अच्छा वैसे करे कोई भुगते कोई, लेकिन यहाँ पे तो मंसूर मलिक भी बेकसूर है। आज जो तीसरा बंदा घात लगा के बैठा था ना, कत्ल उसने किया। आज उसे हवेली में आज दूसरा दिन था। इसने अभी तक शाह फजल को नहीं देखा था। आज मुलाजमीन की फुर्तियाँ और हवेली में होने वाली हलचल बता रही थी कि वो वापस आ रहा था। हवेली में सबका रवैया इसके साथ अच्छा नहीं था, तो कोई बहुत बुरा भी नहीं था। बीबी जान ने इसे मुख्तसर सी बात की थी और इसे कमरे में जाने को कहा था। दोपहर के खाने के बाद जब शाम की तैयारी होने लगी, तो वो खामोशी से बीबी जान के पास आ बैठी, जो तस्बीह पर कुछ पढ़ रही थी। फजल पहुँच चुका है, इन्होंने इसे बताया। एक नामालूम सर्द लहर इसके अंदर दौड़ गई। पता नहीं वो कितना गुस्सीला और तंदखो था, शायद इतना जितना इसने सबसे सुना था, ये शायद इससे भी ज़्यादा। वो जान गई थी कि वो शाह फैसल से बेहद प्यार करता था, जान छिड़कता था इस पर, और अब क्या करेगा वो इसके साथ। तुम किचन में जाकर देखो, खाना तैयार है, बीबी जान ने इसे इसकी सोचों से निकाला। वो सर झटक कर उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। सब इंतज़ाम देखकर वापस आते हुए वो यकदम रुक सी गई। अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। बीबी जान की आवाज़ के साथ एक मर्दाना आवाज़, जो यकीनन शाह फजल की थी। भारी बारोब पुरतासुर अरबिहा को अपना दिल कनपटियों में धड़कता महसूस हुआ। वो तेज़ी से वापस मुड़ गई। भागते हुए अपने कमरे की तरफ आकर इसने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुलाजमा इसे खाना देने आई, मगर इसने इनकार कर दिया। इसकी भूख प्यास यकलख्त ख़त्म हो चुकी थी। शाम के थाल में रात के सिक्के गिरने लगे। आवाज़ें बतदरीज मध्यम होती गईं और रोशनियाँ गुल।
जब हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर वो उछल पड़ी, बढ़कर दरवाज़ा खोला तो नुदरत खड़ी थी। छोटी बीबी, आपको शाह साई ने बुलाया। अरबिया ने हरासा होकर इसकी शक्ल देखी। कौन से शाह साई ने? अरबिया ने थूक निगलते हुए पूछा। नुदरत ने हैरान होकर इसे देखा। फजल साई ने बीबी, इसने तस्दीक की। अरबिया के चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ बुलाया? इसने बेसाख्ता पूछा। अपने कमरे में, आए मैं आपको छोड़ाऊँ। अरबिया ने लरसते हाथों के साथ बमुश्किल अपनी गर्म शाल को अपने गिट लपेटा और इसके साथ चल पड़ी। नुदरत इसे मर्दान खाने में ले आई, फिर एक मनकश दरवाजे के सामने रुक गई। हल्का सा बजाया धीमी मगर मुअद्दब आवाज़ में बोली, साई मैं छोटी बीबी के साथ हूँ, आ जाओ। इसकी भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। नुदरत ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होगी। अरबिया इसके पीछे थी। कमरा क्या था? पूरा शीश महल था। इतना खूबसूरत, इतना वेल फर्निश्ड। अरबिया दंग सी थी। कोई खिदमत साई? नुदरत ने पूछा। नहीं, तुम जाओ, इसने हुक्म दिया। नुदरत खामोशी से मुड़ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। अरबिया बमुश्किल लरसती टांगों का बोझ संभाले नजरें ज़मीन पर गाड़े खड़ी थी। इसे लग रहा था कि वो अभी गिर जाएगी। सुरख नील के लिहाफ में नीम दराज वो बड़े सुकून से इसके चेहरे के उड़ते रंगों को मुलाहिजा कर रहा था। स्याह गर्म शॉल और सुर्ख प्लेन लीलन के सूट में वो दमक रही थी। इसकी घोर स्याह आंखों में खौफ और वहशत और खौफ था। चेहरे से वो अपनी उम्र से भी कम लग रही थी। शाह फजल के न जाने कौन सी हिस्स की तस्कीन पहुंची थी। इसकी नज़रें अरबिया के सरापे पर जम कर रह गई थी और नज़रों की तपश से वो कुछ और जर्द हो गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? इसकी सर्द आवाज़ गूंजी। अरबिया, वो बमुश्किल हलक से आवाज़ निकाल कर बोली। क्या करती हो? अगला सवाल हुआ। अरबिया को लगा वो किसी तफ्तीशी अफसर के सामने खड़ी हो। पढ़ती हूँ, इसने कहा। फिर यकलख्त अपने गलत जवाब का इतराक हुआ। पढ़ती थी, इसने फ़ौरन कहा। शाह फजल ने कदर दिलचस्पी से देखा। क्या पढ़ती थी? बीए में एडमिशन लिया था। इसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। हलक में जैसे कांटे उग गए थे। कब? 1 माह पहले। इसकी टांगें थक चुकी थी। इसका दिल चाहा काश वो वहाँ से भाग सकती। माँ बाप तो तुम्हारे बड़े खुदगर्ज निकले, बेटे के बदले तुम्हें पेश कर दिया, इसने हकारत से कहा। अरबिया के सीने में एक अनीसी गड़ गई। इसका दिल चाहा वो धाड़े मार मार कर रोए। इस बात का तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश पड़ी आंसू पीने की कोशिश करती रही। यहाँ आओ, इसने हुक्म दिया। अरबिया के कदमों से ज़मीन सिरकी थी। इसने बेख्तियार सर उठाकर देखा। वो इसके सामने था, अपनी पूरी शान शौकत और जाहो जलाल के साथ। स्याह शलवार सूट में आस्तीन ने कोहनियों तक मोड़े, टांगों पर लिहाफ डाले, चमकदार स्याह आंखें और खड़ी नाक, घनी मूंछों तले नाबी लब बाहम भेंचे हुए थे। इसकी आंखों ने जैसे से हिप्नोटाइज कर दिया था। वो किसी ट्रांस किसी कैफियत में चलती बेड की तरफ बढ़ने लगी। इतना तो तुम जानती होगी कि खून बहा में आने वाली औरतों की क्या हैसियत दी जाती है, इसने सफाकी से कहा। जी नहीं, इसने हिम्मत करके कहा। जान जाओगी, वो तल्खी से हंसा। मुझे नहीं पता बीबी जी जान ने तुम्हें इस हवेली में क्या हैसियत दी है, मगर यहाँ तुम्हारी हैसियत वो होगी जो मैं मुतय्यन करूँगा, वो रोनत से बोला था। अरबिया का सांस जैसे सीने में ही अटक गया। इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर इसे अपनी तरफ खींच लिया। कमरे में तारीकी छा गई। बिल्कुल इसकी किस्मत की तरह अंधेरा पड़ने लगा। चादर उतर गई, दबाव बढ़ता जा रहा था। अरबिया का जी चाहा वो जोर जोर से रोए, माँ को पुकारे। इसकी घुटी घुटी सिसकियाँ और दबी दबी चीखें शाह फजल को कितनी तस्कीन पहुँचा रही थी वो नहीं जानती थी। वो वहशी था और इसकी वहशियत और बर्बरियत सहते हुए वो अदमुई सी हो रही थी। वो इसे इतनी गंदी जुबान बोल रहा था कि अरबिया का दिल चाहा काश वो अपने मुस्कान बंद कर लेती। रोते गिड़गिड़ाते हुए इसने कितनी बार इससे रहम की भीख मांगी थी। रहम शाह साईं, रहम। वो मर रही थी। जवाबन उल्टे हाथ का एक भरपूर तमाचा इसके गाल पर पड़ा था। अरबिया ने अपने मुंह में खून का जायका घुलता हुआ महसूस किया। तेरे भाई ने किया था? वो हो रहा था, बिल्कुल किसी भूखे भेड़िए की माने। वो चीख उठी थी, मगर बात अब बर्दाश्त ज़बत की हद से निकल चुकी थी और इसकी हज़ियानी चीखें सुनकर जैसे वो और भी दरिंदगी पर उतर आया था। दर्द की आखिरी हद को छूते हुए इसने कब हवास को आए इसे खबर न हुई थी। आओ जांच लेते हैं दर्द के तराजू पर किसका गम कहाँ तक है, शिद्दतें कहाँ तक हैं। कुछ अजीज़ लोगों से पूछना तो पड़ता है आजकल मोहब्बत की कीमतें कहाँ तक हैं। इसकी आंख पता नहीं कौन सी एहसास से खुली थी। चंद लम्हे वो बेहिस हरकत छत को घूरती रही। फिर हवास बेदार हुए होते ही इसे बेपनाह घुटन का एहसास हुआ था। इसने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वो इसके पास ही तो था, लेकिन यूं कि वो इसके दाएं बाजू और दाएं टांग के नीचे दबी हुई थी। इसकी सांस मजीद रुकने लगी। यकलख्त रात के मनाजिर इसके जहन के पर्दे पर लहराए। खौफ की एक सर्द लहर थी जो इसको पसीने में नहला गई। या अल्लाह, मैं ज़िंदा हूँ। अभी तक क्यों हूँ मैं ज़िंदा? क्या इतनी हकारत, इतनी ज़िल्लत सहने का हौसला था मुझ में? क्या मेरे असाब इतने मजबूत हैं? या फिर वो सब जो इस शख्स ने मेरे साथ किया है, कैसे सह लिया मैंने? वो सब गालियाँ जो इसने मुझे दी हैं, कैसे सुन ली मैंने? मैं मर क्यों ना गई? इतनी वहशत, ऐसी दरिंदगी कैसे झेल गई मैं? क्या मैं इतनी हौसलामंद हूँ? वो हैरान थी, बेहद हैरान।
इतनी तजलील और ऐसी बेबसी, इतनी सफाकी और जुनून। इसे अपने गिर्द लिपटा इसका बाजू किसी नाक के मानद लगा था। इसका सर दर्द से फट रहा था। हर उज़ू में भर जाने वाली अजियत इसकी रगे जान को तोड़ रही थी। कितने बेआवाज़ आंसू इसके गालों से बहते बालों में जज़ब हो रहे थे। सच कहा था शाह फजल ने, हैसियत का तयन हकीकतन हो चुका था। क्या हैसियत दी थी इसे? शाह फजल ने एक रात में ही अमलन अपने रवैये से समझा दिया था। मेरे बाहर जंगल था और मेरे अंदर आग। आग निकालूं सब जल जाए, आग छुपा लूं खुद जल जाऊं। कितने ढेर सारे दिन बीत गए, अरबिया को याद नहीं था इसने दिनों का हिसाब रखना छोड़ दिया था। ये शायद इस कैद खाने में वक्त के शुमार का तस्वर ही ना था। जिंदगी ऐन इस अंदाज में बसर हो रही थी जिस तरह शाह फजल चाहता था। इसकी हैसियत का तयन होने के बाद वो तमाम मराद से भी मुस्तस्ना करार दे दी गई थी। इस वक्त वो बिल्कुल इसी अंदाज में रह रही थी जैसे दिगर खादमाएं रहती थी। इन सब की तरह वो सुबह 5 बजे उठ जाती। किचन का सारा काम इसके जिम्मे था। वो बर्तन साफ करती, दूध उबालती, आटा गूंदती और बवक्त ज़रूरत सब्जी वगैरह काट लेती थी। सालन बनाना नुदरत की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा शाह फजल की सारी जिम्मेदारी भी इस पर थी। वो मुलाजमाओं के साथ ही खाती पीती थी और फिर जो शाह फजल का बचा खुचा होता बिल्कुल आम, बल्कि किसी हद तक बदवज़ा कपड़े पहनती थी। सारा दिन गधों की तरह मुशक्कत करने के बाद इसके पास यह हक भी ना था कि वो 2 घड़ी लेटकर कमर सीधी कर सके। इसे रात के खाने के बर्तन साफ करने होते थे और इसके साथ किचन भी साफ करना होता था। सोने के लिए इसे बहरहाल शाह फजल के कमरे में जाना होता था। यह शाह फजल का हुक्म था जिससे सरताबी की से मजाल ना थी। शाह साईं खाना, इसने बड़ी सी ट्रे टेबल पर रखी और मध्यम आवाज़ में कहा। वो कंप्यूटर पर काम कर रहा था। जाओ, इसने सर उठाए बगैर हुक्म दिया। वो खामोशी से चलती बाहर आ गई। किचन में आकर इसने वो ढेर बर्तन धोने शुरू कर दिए जिनसे सारा सिंक भरा हुआ था। मुसलसल काम कर करके इसकी कमर दुख रही थी और टांगें जैसे बेजान हो रही थी, मगर वो बेहिस बनी काम में लगी रही। ऐसा साथ जगाकर करना ही क्या था। जिंदगी सिर्फ दर्दों गम से इबारत रह गई थी। बेहिसी ने से पूरी तरह अपनी लपेट में लिया हुआ था। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। वो काम खत्म करके बाहर निकलने को थी, इसकी नज़र शाह फजल के कमरे से वापस लाई हुई ट्रे पर पड़ी। इसके प्लेट में बचे हुए चावल मौजूद थे। इसे एकदम एहसास हुआ इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पेट में जैसे आग सी लगी हुई थी। वो बेख्तियार प्लेट थाम कर नीचे ठंडे फर्श पर बैठ गई। इसी वक्त कदमों की चाप उभरी और इसके साथ ही शाह फजल की सूरत दरवाजे के फ्रेम में दिखाई दी। वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। हुक्म साईं, इसने नज़र झुकाकर कहा। अब जिंदगी सिर्फ इन्हीं 2 लफ्ज़ों पर मोहित होकर रह गई थी। वो आगे बढ़कर किचन में पड़ी टेबल के गिर्द रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। बैठ जाओ, इसने हुक्म दिया। वो खामोशी से इसके पैरों में बैठ गई। खाना खाओ। अगला हुक्म हुआ। अरबिया के हाथ में कान के अंदाज में प्लेट की तरफ बढ़ गए, मगर जाने क्यों हरने वाला हलक में अटक रहा था। आंसुओं का गोला सा हलक में फंसा हुआ था। वो टांग पर टांग चढ़ाए बड़े करोफर से यूं बैठा था कि इसका दायां पाँव बिल्कुल अरबिया के चेहरे के करीब था। अगर वो ज़रा सी हरकत करता तो लाजमन इसका पैर इसके मुंह से जा लगता। तस्लील के एहसास से अरबिया का चेहरा जर्द सा हो रहा था। जाने कि वो इस गैर इंसानी सलूक की आदी नहीं हो पा रही थी। सिर्फ चंद नवाले लेने के बाद इसने हाथ रोक लिया। खामोशी से उठी प्लेट सिंक पर धरी, पानी पिया और हाथ धोने लगी। चाय बनाओ, इसकी सर्द आवाज़ गूंजी थी। वो खामोशी से कुकिंग रेंज की तरफ बढ़ गई। चाय बनाते हुए से याद आया न जाने कितने दिन बीत चुके इस नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हुए। वो चाय की दीवानी थी, मगर यहाँ तो 2 वक्त खाना खाना भी ठीक से याद न रहता था। चाय मग में अंडेल कर इसने मग इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो मुसलसल इस पर निगाह जमाए हुए था। वो अंदर ही अंदर लर्ज उठी। न जाने अब कौन सी सज़ा सुनाई जाने वाली थी। 2 मिनट में इसने चाय ख़त्म कर ली। मग इसे थमाकर वो उठ गया। अरबिया ने खामोशी से जाते देखा और इसकी आंखों में हैरत थी। इसने कप धोकर स्टैंड पर रखा और इसके पीछे चल पड़ी। वो इसकी ख्वाबगाह में दाखिल हुई तो कदम मन मन भर के हो रहे थे। वो लिबास तब्दील करके इजी चेयर पर झूल रहा था। तुम्हें लगता है तुम मजलूम हो, तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है? इसकी भारी पुरतहकम आवाज़ में सवाल था। वो हमेशा ऐसा ही करता था, इसे मुश्किल में डालने वाले सवालात करता था। अरबिया ने अपनी लरसती टांगों पर बमुश्किल काबू पर कदरे मुस्तहकम लहजे में बोली, सच तो यही है। खूब, तुम्हारी यही बात अच्छी है। तुम कम बोलती हो मगर खूब बोलती हो। इसके लहजे में गहरा तंज था। वो गैर महसूस अंदाज में सहम सी गई। तुम्हारे जलील भाई ने पता नहीं चल रहा। मेरे आदमी चारों तरफ इसे ढूंढ रहे हैं। को भी ख्याल यही है कि वो इलाका गैर की तरफ निकल गया है, मगर वो बच नहीं पाएगा। जब तक इसके टुकड़े करके मलक हाउस में नहीं भिजवाऊंगा सुकून नहीं आएगा। इसके लहजे में खूना शाम दरिंदे किसी फनकार थी। जब्त करते करते भी अरबिया की आंखों से कई आंसू लुढ़क गए। रो क्यों रही हो? वो मजीद गजबनाक हुआ था। आप मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं? वो जैसे सरापा सवाल बन गई। तुम खुद को बेकसूर समझती हो? वो धाड़ा। वो लरज उठी मगर मजबूती से खड़ी रही। आज तो वो जैसे सारी हिसाब बेबाक करने पर तुली बैठी थी। वो क्यों सहे ये जिल्लत जब वो बेकसूर थी? मंसूर मलिक ने मेरे भाई को कत्ल कर डाला और तुम्हें ये लगता है कि तुम बेकसूर हो? वो इसके बाजू दबोचते हुए गुर्राया। मैंने तो नहीं कहा था मंसूर लाला से कि वो। अभी बात इसके मुंह में थी कि जब शाह फजल का हाथ बर्क रफ्तारी से इसके गाल पर पड़ा। वो दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरे सामने आवाज़ बुलंद आवाज़ में बोलो? मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। वो जुनूनी होकर इस पर झपटा और इसे ठोकरों पर रख लिया।
वो बुलंद आवाज़ में चीख मार रही थी। इसके पैरों के पैर दर पे पड़ने वाली ज़रबात ने इसे अधमुआ सा कर दिया था। वो रो रही थी, माफ़िया मांग रही थी, मगर वो जैसे हर सदा से नाशना हो चुका था। मारे, मुझे जान से मार डाले, मुझे मारने से अगर आपका भाई वापस आ सकता तो मेरी जान भी ले ले। वो बुलंद आवाज़ से रोते हुए बोली। वो एकदम रुक गया, चंद लम्हे से सुर्ख आंखों से घूरता रहा, फिर इसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी। तुम्हें मारने से मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, मगर मेरे सीने में लगी आग पर चंद छींटे ज़रूर पड़ेंगे, वो सफाकी से बोला। मेरे लिए सांसें भी इतनी मुश्किल क्यों हैं? मेरी आंखों के आगे इतनी दीवारें क्यों हैं? मेरे पैरों में इतनी जंजीरें क्यों हैं? मेरे माथे पर ऐसी तकदीरें क्यों हैं? वो जानती थी इसके लिए कोई राह फरार नहीं थी। खुशी से या नाखुशी से बहर के अब इसे इस बरज़ख में चलना था। इसके लिए कोई रोज़न ना था, इसके लिए कोई हमदर्द या मसीहा नहीं आएगा। इसे ये यकीन कर लेना चाहिए। हालांकि हवेली के दीगर अफराद यकसर बेपरवाह हो चुके थे, बीबी जान समेत, और अगर इसे इस तरह से ही जिंदा रहना था, इतनी तज़लील और हकारत के हमरा, तो वो ज़ुबान चलाकर अपनी सज़ा को सख्त क्यों कर रही थी? क्यों चुपचाप सूली पर नहीं चढ़ जाती कि जब मुकद्दर यही था? इसे याद था इसने कभी मलक हाउस में किचन का कोई काम ना किया था। इसकी ज़रूरत ही पेश ना आई थी। आगे पीछे मुलाजमीन की फ़ौज होती थी, और आज तकदीर ने इससे कैसी दगाबाजी की थी। वो हालात के इस रुख पर गुंग थी। वो तो बाबा की परी थी, जिसे कभी किसी ने फूलों की छड़ी से भी न छुआ था। आज वो शख्स जो कहने को उसका शरई शौहर था, इसके सर का साईं था, कैसे जानवरों की तरह पीटता था इसे। मामूली मामूली गलतियों पर इसकी खाल उधेड़ डालता था। वो क्यों अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना रही थी? ज़िंदगी आसान भी हो सकती थी अगर वो खामोशी की आदत डाल लेती। इस रात फर्श पर जख्मों से भरे वजूद के साथ इसने सोचा और एक पुख्ता फैसला कर लिया। वैसे ऐसा होता है कि जो ज़्यादा लाडले होते हैं उनको किस्मत आजमाती है। बस अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। दिन रात एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। सूरज तलू और गरूब हो जाता। अरबिया की ज़िंदगी इन चीज़ों से मावरा हो चुकी थी। इसके लिए दिन और रात सब एक जैसे तारीख थे। कभी कभी इसे लगता वो तस्वीर इसकी ज़िंदगी की बिल्कुल हकीकी मंजर कशी कर रही है। वो भी तो ऐसे एक स्याह सहरा में फंस गई थी। प्यास से निढाल हो चुकी थी। और कैसी थी ये प्यास? रिश्तों की प्यास, मोहब्बतों की प्यास, जिसकी तलब की शिद्दत से इसकी ज़ुबान बाहर निकल आई थी। इसके पीछे वो घुड़सवार भी वैसा ही था जैसा शाह फजल था। इंतकाम में अंधा, पागल, नफ़रत का जहर इसके अंदर अंडेलता। तजलील, बेहिसी और बेइल्तफ़ाती ने इसके वजूद की सारी शताबी को निचोड़ डाला था। रंगत में जर्दियाँ घुल गई थी। आंखों के गिर्द गहरे होते हल्के और पपड़ी ज़दा होंठ वो अरबिया का साया मालूम होती थी। इस वक्त वो और नुदरत दोनों किचन में शाम का खाना बना रही थी। नुदरत, जी अरबिया बीबी, वो अदब से बोली। ये इतनी सारी औरतें बीबी जान के पास रोज़ क्यों आती हैं? इसने हैरत से कहा। दुआ के लिए, नुदरत ने कहा। क्या मतलब? बेगम साईं की दुआ में बड़ी कबूल होती है जी, नुदरत ने अकीदत से कहा। अच्छा, मैं भी इनसे एक दुआ के लिए कहूँ? वो कुछ हिचकिचा कर बोली। क्यों नहीं बीबी, आपका तो हक है। हक? वो कुछ कहते कहते रुक गई। इसने बाहर देखा, बड़ा सा सहन अब खाली हो रहा था। भीड़ बतदरीज चढ़ती जा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बीबी जान के पास आ बैठी, बड़ी अकीदत से इनके घुटनों पर हाथ रखती है। मेरे लिए एक दुआ कीजिए बीबी जान। इसने नम आंखों से इन्हें देखा। इन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ धरा और कहा, बोल बेटी। मेरे लिए दुआ कीजिए बीबी जान कि अल्लाह ताला मेरी सांसें मुख्तसर कर दे। अब और जीने की ख्वाहिश नहीं रही। इसकी बंद आंखों से 2 आंसू बह निकले। बीबी जान को झटका सा लगा था। ऐसे नहीं कहते बेटी, ज़िंदगी तो रब की नेमत है। इन्होंने इसे प्यार से झटका। अब बीबी जान, जब नेमत बोझ लगने लगे तो इसका ना होना ही बेहतर है, वो कर्म लहजे में बोली थी। नुदरत हैरत से पीछे खड़ी सब सुन रही थी। वो उठी और चलती भी वापस किचन की तरफ बढ़ गई, इस बात से बेखबर कि नुदरत खामोशी से मर्दान खाने की तरफ बढ़ गई थी। मामूल के मुताबिक काम निपटाकर मर्दान खाने की तरफ बढ़ गई। दिन की मशक्क़त इख्तिताम पजीर हो चुकी थी, तो क्या हुआ, रात की तो बाकी थी। बस ज़िंदगी अब जहद मुसलसल का नाम ही तो रह गई थी। वो अंदर दाखिल हुई तो वो फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। अरबिया खामोशी से वॉशरूम की सिमत बढ़ गई। जब लौटी तो इसके बदन पर सफ़ेद सिल्की नाइटी थी और लबों पर बेहद चमकदार सुर्ख लिपस्टिक थी और बाल शानों का हाथा किए हुए थे। ये इसका हुक्म था जिसकी इसे हर हाल में तामील करना थी। वो बिस्तर पर दराज हो चुका था। अरबिया झुककर इसके पैरों में लिहाफ फैलाने लगी, फिर पाइंती वाली साइड पर बैठकर इसके पैर दबाने लगी। ये तो रोज़ का मामूल था। सर झुके होने के बावजूद भी वो शाह फजल की खुद पर जमी निगाह महसूस कर सकती थी। इसकी हथेलियाँ भीगने लगी। आज बीबी जान से क्या बात हुई तुम्हारी? इसकी भारी सर्द आवाज़ से अरबिया को पसीने में नहला गई। इसका रंग इतनी तेज़ी से जर्द पड़ा कि शाह फजल को लगा जैसे इस पर जर्द रंग का पेंट कर दिया। कुछ कहने की कोशिश में इसके लब कपाए, फिर बहम पवस्त हो गए। इसने सहमी हुई हरासा निगाह उठाकर एक नज़र शाह फजल को देखा और फिर फ़ौरन सर झुका लिया। क्या पूछ रहा हूँ मैं? इसका लहजा मज़ीद सख्त हुआ। वो सारी जान से लरज़ गई। वो नुदरत ने बताया था कि बीबी जान की दुआ बहुत कबूल होती है। मैंने इनसे कहा कि वो मेरे लिए भी दुआ करे। वो रुक गई। आगे हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। इसने कदरी दिलचस्पी से देखा। कैसी दुआ? यही कि वो फिर रुकी, मगर बताना लाजिम था। वो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी सांसें मुख्तसर कर दें।
इसने हिम्मत करके कह तो दिया, मगर अब दम साधे इसके रद्द अमल की मुंतज़िर थी। बस इतनी सी ख्वाहिश है तुम्हारी? वो हैरत से बोला और हाथ बढ़ाकर इसे नज़दीक कर लिया। ये ख्वाहिश तो तुम्हारी मैं भी पूरी कर सकता हूँ, दुआओं से ज़्यादा अमल पर यकीन रखता हूँ मैं। इसका हाथ इसकी गर्दन पर रेंगने लगा। अरबिया की सांस रुकने लगी, इसकी आंखों से पानी निकलने लगा, मगर वो बेहिस्सो हरकत रही। तुम्हारी एक चीज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारी फर्मा बरदारी। मुझे यकीन है कि मैं अगर तुम्हें मार भी डालूँ तो तुम मज़ाहमत नहीं करोगी, है ना? वो यकीन चाह रहा था। जी साईं, वो धीमे लहजे में बोली। पूरा वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। मुझे एक बात की खुशी है अरबिया कि तुम अपनी ज़ुबान बहुत कम इस्तेमाल करती हो, और ये तुम्हारे हक़ में एक प्लस पॉइंट बन जाता। जब तुम हवेली आई थी तो काफ़ी बदतमीज़ थी, नहीं? अब तो काफ़ी कुछ सीख चुकी हो। वो बेरहमी से इसके दिल को चौके लगा रहा था। वो लब कुचलते हुए आंसू रोकने की कोशिश करती हल्कान होने लगी। इतना डरती क्यों मुझसे? एक बार फिर एक मुश्किल सवाल का फंदा इसके लिए तैयार था। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? इसने कहते हुए अरबिया को मज़ीद अपने करीब कर लिया। पता नहीं। इसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। शाह फजल ने लिहाफ ऊपर खींचा तो वो मुकम्मल तौर पर लिहाफ में छुप गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो इसके फराक सीने में मुँह छुपाकर शिद्दतों से रो पड़ी। मत रोया करो इतना, इसका मूड ख़राब हो गया था। अरबिया की सिसकियाँ फ़ौरन मध्यम पड़ी थी। वो खुद पर काबू पाते हुए वो सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद कहाँ। अरबिया, इसने पुकारा। जी, वो मध्यम सा बोली। लिहाफ खिसका कर शाह फजल ने इसका चेहरा देखा। रोने के बाइस आंखें मतवरम और नाक सुर्ख हो रही थी। वो चंद लम्हे से देखता रहा, फिर बाजुओं में भेज लिया। कुछ नहीं, सो जाओ। अब की बार इसका लहजा बदला हुआ था। अगली सुबह बहुत चमकदार और निखरी हुई थी। वो खामोशी से कमरे से निकल आई। लॉन में जाने की इजाज़त नहीं थी, वो इसलिए वो जाली के दरवाजे के पास आ बैठी। हालांकि उसे बंद कमरों से हमेशा वहशत होती थी, वो तो मलक हाउस में हमेशा अपने कमरे की खिड़की खुली रखती थी। इस वक्त भी नुदरत अपने आंचल में ढेरों फूल समेटे अंदर आई। इसे यूँ बैठा देखकर चौंक गई। क्या बात है बीबी, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं, वैसे ही। वो उठ गई। तुम मुझे इतने एहतराम से मत बुलाया करो नुदरत, मेरी हैसियत तो तुमसे भी गई गुजरी है। वो तल्खी से बोली। आप कैसी बातें कर रही हैं बीबी? नुदरत हैरान रह गई। ठीक कह रही हूँ। वो वापस पलट गई। आज शाह फजल को लाहौर जाना था, इसे इसको तैयार होने में मदद देना थी। वो वापस मर्दान खाने की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में आई तो वो अभी तक बेखबर सो रहा था। इसने आहिस्तगी से इसका शाना हिलाया। शाह साईं, उठ जाएं, आपको लाहौर जाना है। वो आहिस्तगी से बोली। वो थोड़ा सा कसमसाया, फिर आंखें खोल दी। कपड़े निकाल दो मेरे। वो लिहाफ परे करता उठ बैठा। जी, क्या पहनेंगे? वो लिहाफ समेटते हुए बोली। शलवार सूट निकाल दो। वो वॉशरूम की सिमत बढ़ते हुए बोला। अरबिया सर लादी हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो क्रीम कलर के शलवार सूट में मलबूस ब्राउन बास्केट पहने लौटा तो बिल्कुल रवायती जागीरदार लग रहा था। बेपनाह वजीह शकील स्याह गीले बाल माथे पर बिखराए, वो वाकई गजब ढा रहा था। अरबिया चंद लम्हे से यकटक देखती रही, ये सोचे बगैर कि वो बला का जीरक था कैसे महसूस न करता। फ़ौरन पलटा इसे अपनी तरफ। मैं भी इसे देखता पाकर बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया। बस हार बैठी हो दिल? वो तमस्कर से हंसा। अरबिया के सीने में जैसे किसी ने जहर लूद खंजर पे वस्त कर दिया। इसका रंग पहले जर्द हुआ, फिर सुर्ख। वो खामोशी से सर चेहरा झुकाकर गीला तौलिया उठाने लगी। इससे पहले कि वो बाहर निकलती बाजू इसकी गिरफ्त में आ गया। वैसे शाह फजल हुई ना, छितरा की कमी है बस। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। इसके लहजे में महसूस होने वाली कैफियत थी। दरवाजे में दस्तक की आवाज़ सुनकर इसने अरबिया का बाजू छोड़ दिया। अरबिया ने बेदर्दी से होंठ काटे। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और नुदरत अंदर आ गई। सलाम साईं, सुबह बखैर। इसने कलियों के छोटे छोटे ढेर साइड टेबल पर रखे और वापस मुड़ गई। नाश्ता करेंगे? अरबिया ने मौका गनीमत देखकर बात बदल ली। नहीं, चाय ले आओ। वो भी मुड़कर बाल बनाने लगा। अरबिया शुक्र करती बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो चाय ले आई। वो दाएं हाथ से मग थामे सोफे पर बैठकर बाएं हाथ से मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने लगा। अरबिया ने इसके मोज़े निकाले और ज़मीन पर बैठकर जूते पहनाने लगी। तुम्हारे वालिद साहब का फ़ोन आया था। शाह फजल ने जैसे इसके सर पर बम फोड़ा। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। तुम बात करना चाहो तो कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं। इसने मोबाइल अरबिया के हाथ में की तरफ बढ़ाया। वो करंट खाकर पीछे हटी। नहीं, मुझे नहीं करना बात। मुझे इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी को दाव पर लगा दिया। इसका तनफ़्फ़ुस बेतरतीब था और बड़ी बड़ी गलाफी आंखें यकलख्त आंसू से लबालब भर गई। शाह फजल ने लापरवाही से शाने झटके और मोबाइल जेब में डालकर उठ गया। फ़ी अमान अल्लाह, अरबिया ने आहिस्तगी से कहा। शाह फजल के दिल को कुछ हुआ। वो बेख्तियार पलटा और इसे अपने साथ लगा लिया। अरबिया की आंखें छलक पर उठी, फिर आहिस्तगी से अलग हो गई। शाह फजल ने हाथ की नरमी से इसके गाल को थपथपाया और वापस मुड़ गया। वो साख्तो सामत सी खड़ी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शाह फजल था, इतना नरम, इतना मेहरबान। इसने बेयकीनी से अपने गाल को छुआ जो अभी तक इसके हाथ के लमस से दहक रहा था। अरबिया ने मामूल के मुताबिक रात के खाने के बाद किचन साफ़ कर रही थी जब इसने नुदरत को अंदर आते देखा। तुम यहाँ इस वक्त? क्या बात है? अरबिया ने हैरानी से पूछा। रात के 11 बज रहे थे। नुदरत ने इस्तराबी अंदाज में उंगलियां चटकाईं और परेशानी से देखा। क्या बात है नुदरत? वो उलझ गई। वो अरबिया बीबी, आज फैसल साईं का जन्मदिन है। इसने कुछ झिझकते हुए बताया। अरबिया को झटका सा लगा। क्या? शाह साईं किधर है? इसने फ़ौरन पूछा। वो मैंने ना अभी अभी इन्हें फैसल साईं के कमरे में जाते देखा। आपसे मुझे कहना था कि आप खामोशी से अपने कमरे में ही सो जाएं, मर्दाने में मत जाइएगा। इसने इधर उधर देखते हुए अज़राए हमदर्दी का। क्यों? वो जी, इन्हें आपको देखकर फिर गुस्सा आ जाएगा। इसने समझाया। अरबिया की समझ में ना आया कि वो हंसे या रोए।
कौन सी गुस्से की बात कर रही थी वो गुस्सा, वो तैश और वो इश्तियाल जिसे झेलते हुए वो अपनी इतनी सख्त जान हो गई थी कि इसे खुद हैरानी होती थी। इतना अच्छा है, अच्छा ठीक है, इसने तसल्ली दिलाई, पलट कर सिंक में हाथ धोने लगी। नुदरत मुतमिन होकर वापस मुड़ गई। इसके जाने के बाद अबीहा ने एक तायराना नज़र किचन पर डाली और लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करती बाहर आ गई। इसके कदम मर्दाने की सिमत बढ़ रहे थे। इसने शाह फैसल के कमरे, जो इसने हमेशा बंद ही देखा था, का दरवाज़ा खुला देखा और दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। सामने शाह फजल खड़ा था। दरवाजे की तरफ इसकी पुश्त थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो मुड़ा और अरबिहा ने देखा इसके हाथ में फ़ोटो फ्रेम था। गालिबन नहीं, यकीनन इसमें शाह फैसल की तस्वीर थी। अरबिहा ने शाह फजल का चेहरा देखा और लर्ज़ की। कितना दर्द था इस चेहरे पर, कितना कर्ब, यूं जैसे कायनात की हर अजियत, रोए ज़मीन का हर दुख और 7 समंदरों की प्यास इसके चेहरे पर सिमट आई थी। इसकी चमकदार आंखें कितनी करबा मेज़ महरूमी से आवेज़ा थी। इसकी मगरूर खड़ी नाक पे कितनी बेबसी थी। इतना महरूम और इतना पुरवहशत चेहरा। अरबिहा को लगा ये चेहरा इसका अपना था। बिल्कुल ऐसा ही तो था इसका चेहरा, मरहूमियों की धूप में अटा, रिश्तों की प्यास में भटका हुआ। आओ हम अपने दिलों को अपनी अपनी मुट्ठियों में इतनी ज़ोर से जकड़ लें कि शरियानों में फूटने वाला कर्ब यहीं कहीं गुम होकर रह जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और इसके मुकाबले आकर ठहर गई। क्यों आई हो यहाँ? मेरी आग को भड़काने या मेरे एहसास ज़िया का अंदाज़ा लगाने के लिए? वो बहुत टूटे लहजे में पूछ रहा था। वो खामोशी से देखती रही। आज फैसल का जन्मदिन है। अगर वो होता तो आज वो 22 साल का होता। इसका लहजा कितना खाली था। आप बहुत प्यार करते थे इनसे? वो पता नहीं क्यों पूछ बैठी। हाँ, बहुत प्यार करता था मैं इससे। ये देखो देखो, इस कमरे में हर चीज़ मेरी पसंद की है। वो मेरी पसंद को अवलियत देता था। हमेशा जब हवेली आता तो कहता, लाला आप अब शादी कर लें, और मैं हर बार हंसता था। मैं कहता, तुम अपना MBA पूरा कर लो, फिर इकट्ठे ही कर लेंगे। और वो फ़ौरन बिदक जाता। मैं मेरी क्यों? और मैं कहता, अरे भाई, मुझे तुम्हारे बगैर काम करने की आदत नहीं है ना। शादी के लिए मॉरल सपोर्ट तो मुझे तुमसे ही मिलेगी। जब मुझे पता चलेगा कुर्बान का में सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी हो। वो आगे से बस हंसता जाता और मैं जो कभी बुलंद आवाज़ में हंसना पसंद नहीं करता था, इसके आने पर यह हवेली मेरे कहकों से गूंजा करती थी। ये देखो, शाह फजल ने हाथ में पकड़ी तस्वीर इसे दिखाई। अरबिया ने धुंधली नज़रों से देखा। मुस्कुराते हुए 2 चेहरे इसके सामने थे, शाह फजल और शाह फैसल। वो तस्वीर साइड टेबल पर रखकर अलमारी की सिमत बढ़ गया। इसने दोनों पट खोल दिए। अंदर आज भी इसके कपड़े इसी तरह सजे थे। शर्ट्स, जीन्स, टाइयाँ, 3 पीस शलवार कुर्ते, अजरकें और जैकेटें, ये सब इसने मेरे साथ जाकर ख़रीदे थे। इसने थके हुए अंदाज में पट बंद कर दिया और इनसे पुश टका दी। हर सुबह मैं इंतज़ार करता हूँ कि मेरे सेल पर कॉल आएगी और हमें हंसते हुए कहेगा, लाला आप बहुत याद आ रहे हैं, आप मेरे पास आ जाएं। और मैं इसे डांट दूंगा और कहूँगा, तुम खुद आ जाओ, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। लेकिन हर सुबह, हर शाम और हर रात मेरा दिल सिर्फ इंतज़ार ही करता रहता और मेरा फ़ोन, इस पर कोई बेल नहीं बजती। हालांकि रिंगटोन इसने खुद सेट की थी। कहता था, घोड़े से थोड़े से मॉडर्न हो जाए। अब वो नहीं आएगा, अब तो सिर्फ मैं इसके पास जाऊंगा। इसने निचला लब दांतों से कुचल डाला। मगर ये इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। बहुत रोका था मैंने इसे, बहुत समझाया था कि वो मंसूर मलिक से दोस्ती ख़त्म कर दे, मगर वो माना ही नहीं। वो तो मेरी हर बात मानता था, हुक्म समझकर। वो जो मैं कहता इस पर करना लाजिम हो जाता। मगर पता नहीं मंसूर मलिक के मामले में इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। क्या दुश्मनी थी इसे मेरे फैसल से? क्यों इसने ऐसा किया? क्यों इसने मेरे वजूद का टुकड़ा छीन लिया मुझसे? क्यों अधूरा कर दिया मुझे? क्या बिगाड़ा था मेरे फैसल ने इसका? इसके लहजे में टूटी किरचियों की सी चुभन थी। मेरा दिल चाहता है कहीं से एक बार मंसूर मेरे सामने आ जाए, मैं इससे पूछूं कि मुझे फैसल की वो गलती तो बता दे जिसकी पदाश में इसने इतने बेरहमाना तरीके से मौत की घाट उतार दिया। इसकी आंखों की सुर्खी बतदरीज गहरी होने लगी थी। अरबिया को लगा वो अभी रो देगा। आज मेरे सेल पर इसके कितने ही दोस्तों की कॉल्स आई थी। वो सब इसकी सालगिरह मना रहे थे इसके ना होने के बावजूद। कोई मेरे दुख का तो मदावा करे। वो मुझे नज़र क्यों नहीं आता? मैं किसी भटकी हुई रूह की मारे इस हवेली में चकराता रहता हूँ। ये हवेली, ये गाँव, ये खेत खलियान, ये हर जगह इस उम्मीद पर कि वो मुझे कहीं तो दिखाई देगा। इसकी हंसी में एक बार मैं सुन सकूँगा, मगर मेरा इंतज़ार ही रह जाता है। इसकी गर्दन जैसे गम के बोझ से भारी होकर सीने से गिर गई। वो थके हुए अंदाज में कारपेट पर बैठ गया। एक बार नफ्सियात के प्रोफेसर ने ह्यूमन एडिक्शन की तारीफ़ करते हुए कहा था कि हम जब ज़िंदगी में किसी दूसरे शख्स के साथ के आदी हो जाते हैं तो ये नशे की तरह हमारी तलब बन जाता है। ये शख्स हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है, हमें छोड़ देता है और हमसे बहुत दूर चला जाता है, तो हम अज़ियत और दर्द के नाकाबिले बयान तजर्बे से गुजरते हैं। ये अज़ियत मुझे मुस्तकबिल की तरफ नहीं बढ़ने देती, मुझे अंदर से काटती रहती है, बिल्कुल किसी नंगे हुए निगले हुए ब्लेड की तरह। और ये अज़ियत मुझे एक जुनूनी कैफियत में धकेल देती है। मेरा दिल चाहता है मैं हर चीज़ तहस नहस कर दूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे में मुझे मंसूर का चेहरा नज़र आता है। वो कातिल चेहरा जिसे याद करके मेरा खून खौल उठता है और मैं खुद पर से इख्तियार खो देता हूँ। तुम्हें अज़ियत देने की ख्वाहिश होती है, फिर मैं ये भी भूल जाता हूँ कि तुम अरबिहा और मंसूर मलिक ने। लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता। शायद वो कभी नहीं मिल सकेगा। ये ज़हनी खलजान शायद मुझे पागल करके छोड़ेगा। इसने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। तुम चली जाओ यहाँ से, कम से कम आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता, इससे पहले कि मैं एक बार फिर खुद पर से इख्तियार खो दूँ। तुम जाओ जाओ। वो बुलंद आवाज़ में धाड़ा था। अरबिया ने हरासा होकर इसे देखा और इस सरारी अंदाज में वापस मुड़ी और भागती हुई बाहर निकल गई।
अपने कमरे में आकर इसने मजबूती से दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिर गई। इसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे तो इसे एहसास हुआ कि इसके चेहरे से आग की लपेटें उठ रही थीं। तुम ठीक कहते हो शाह फजल, तुम हकीकतन वो नहीं हो जो मेरे लिए हो। तुम सिर्फ इंतकाम में अंधे हो रहे हो। तुम्हें एक ना एक दिन इस अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा, लेकिन अरबिया मलिक इस वक्त तक शायद जिंदा न रहे। मंसूर लाला, ये आपने क्या कर दिया? आपको शायद एहसास ही नहीं कि आपने इस हवेली के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया। पहली बारी से मंसूर मलिक से शिकायत हुई। वो इसके खिलाफ सोच रही थी और पहली बारी से शाह फजल हक पर नजर आ रहा था। वो भी लाशऊरी तौर पर इसी ह्यूमन एडिक्शन का शिकार हो रही थी। हमारे सब्र को नेज़े की सूरत गमों के दिल में गड़ना आ गया है। दिसंबर की अवलीन सुबह बेहद खुनक और बर्फीली थी। हवेली में जैसे इस सर्दी का कोई असर ही न था। तकरीबन सभी मुलाजमीन अपने अपने कामों में मसरूफ़। अरबिया भी इस ठठरती हुई सर्दी में किचन में मसरूफ़ थी। शाह फजल के लिए नाश्ता बनाते हुए इसे सर्दी के बायस झुरझुरियाँ सी आ रही थी। इसने बड़ा सा चाय का मग रखा और ट्रे लरसते हाथों में थामते हुए बाहर की सिमत बढ़ गई। मर्दाने की सिमत बढ़ते हुए इसने अपने सर्द हाथों में पकड़ी ट्रे को बमुश्किल थामा हुआ था और वरना इसे यूँ लग रहा था ट्रे अब लुढ़की के तब। वो शाह फजल के कमरे से कुछ ही दूर थी जब अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो सामने से आते शाह महमूद को देख ही न पाई। एक ज़ोरदार टकराव के नतीजे में सब कुछ ज़मीन बूस हो गया। अरबिया के हलक से एक अजियत भरी चीख निकली। गर्म चाय ने इसके पैर जला डाले थे। कुछ शाह शाह महमूद के कपड़ों को भी दागदार करके वो बेख्तियार धाड़ उठे। तुम बेवकूफ़ अंधी हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? इनका हाथ बेख्तियार उठ गया। वो जर्द रंगत लिए लर्ज रही थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक कदम पीछे हटकर अपने पैर में चुभती हुई वो किरची निकाल सकती। उसे बेहद तकलीफ दे रही थी। शाह महमूद की धार से पूरा मर्दान खाना गूंज रहा था। मनहूस, मेरा बेटा खा लिया तुम्हारे भाई ने। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे मत दिखाया करो अपनी शक्ल। जी चाहता गोली मार दो तुम्हें। जलील, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे। इसी वक्त शाह फजल के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो तेजी से बाहर आया। गीले बाल माथे पर बिखराए वो गालबन नहायत उजलत में बाथरूम से बाहर निकला था। क्या बात है बाबा साईं? इसने मामले की नवैयत समझ लेने के बावजूद इफ्तिसार ज़रूरी समझा। इसे चलने की तमीज़ सिखाओ। वो सर्द लहजे में कहते दोबारा अपने कमरे की तरफ मुड़ गई, यकीनन लिबास तब्दील करने के ख्याल से। शाह फजल ने अरबिया को देखा। ख़तरनाक हद तक जर्द रंगत लिए लरसते वजूद के साथ वो आंसू ज़ब्त करने की कोशिश में निढाल सी हो रही थी। इसने अरबिया का बाजू पकड़ा और इसे कमरे में ले गया। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह खींचती चली गई। इसे अंदर लाकर सोफे पर बिठाया और खुद दराज खोलकर इसके पैरों पर लगाने के लिए मरहम ढूंढने लगा। थोड़ी सी तलाश के बाद वो मतलूबा मरहम निकाल कर इसके पास आ गया और फिर इस सदी का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ था। वो उसके पैरों के नज़दीक झुक कर बैठ गया। इसने उंगली की पोर से मरहम लगाना शुरू की। जैसे इसका हाथ ने अरबिया का पैर छुआ, अरबिया के तन मुर्दा में जैसे जान सी पड़ गई। इसने बेसाख्ता सिसकी सी भरी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। वो बिना कोई रद्दमल जाहिर किए अपना काम करता रहा। मरहम लगाने के बाद टिश्यू से हाथ साफ किए और इसके बराबर बैठ गया। अरबिया, इधर देखो। इसने हाथ अरबिया के शानों पर दराज करके इसे करीब कर लिया। क्या हुआ था बताओ मुझे। इसका लहजा नरम था। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं कैसे ट्रे मेरे हाथ से छूट गई। वो रोते हुए इसे यकीन दिला रही थी। शाह फजल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फिर चाय इन पर गिर गई। इस पर इन्हें गुस्सा आ गया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इसका सर झुका हुआ था। शाह फजल ने दाएं हाथ से इसका चेहरा ऊपर किया जो आंसू से तरबतर था और फिर यकलक चौंका। इसकी नज़र अरबिया के गाल पर जम गई। उजलात खींच के और भौहों के बीच एक शिकन आ गई। इन्होंने हाथ उठाया तुम पर? इसके लहजे से ही जाहिर तक इसे किस कदर नागवार गुजरा था। अरबिया में बात में सर हिलाया। शाह फजल ने लब भींच लिए। इसने अरबिया का हाथ पकड़कर इसे उठा और बेड तक लिया। लेट जाओ, तुम ठीक नहीं हो, इसने हुक्म दिया, मगर इतने नरम लहजे में अरबिया दंग सी लेट गई। वो इस पर सुरख शनील का लिहाज बराबर करके उठा और सेंट्रल हीटर ऑन करने लगा। इसके बाद इसने नुदरत को बुलाकर गर्म दूध और उबले हुए अंडे लाने का कहा। फ़ौरन ही हुक्म की तामील की गई। इसने अंडे और कांटा इसकी तरफ बढ़ाया। वो खाने लगी। फिर दूध का गिलास पकड़ा। इसने घूंट घूंट दूध पिया और गिलास वापस ट्रे में धर दिया। नुदरत ने ट्रे उठाई और शाह फजल की तरफ मुड़ी। आपके लिए नाश्ता लाऊं? इसने पूछा। नहीं, अब तुम जा सकती हो, इसने कहा। वो खामोशी से जल्दी बाहर निकल गई। इसके बाहर निकलने के बाद शाह फजल ने दरवाजे का बोल्ट चढ़ाया और इसके करीब आ गया। अरबिया के पैरों पर लगी मरहम जज़ब हो चुकी थी। तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं यहीं हूँ। वो इसके करीब नीम दराज हो गया। अरबिया ने बेबसी से देखा और पलकें मौन ली। एक एक करके कितने ही आंसू बेख्तियार गिरते चले गए। क्या बात है? वो उलझा था। मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसने झूठ बोला। वो ये ना कह सकी कि शाह फजल, इतना नरम रवैया, इतनी तवज्जो और इतनी केयर ना दो मुझे। मैंने तो तुम्हारे जुल्म ज़्यादती की आदी हो चुकी हूँ। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। शाह फजल खामोशी से देखता रहा। इसके दिलो दिमाग के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई थी। क्या ये मजलूम लड़की इस काबिल नहीं शाह फजल कि तुम कुछ देर के लिए इसे अपने हाथों की नरमी बख्श दो? क्या ये बेगुनाह लड़की इस काबिल नहीं? तुम्हारी वहशतों के चिराग अपने लहू से जलाने वाली लड़की जिसे तुमने जी भर के रोंदा है, इस काबिल नहीं? कोई इसके अंदर बोला। वो हार गया। इसने अपना दायां हाथ बढ़ाया और इसकी पेशानी पर धर दिया। अरबिया की आंखें पट से खुल गई। इसकी नज़रों से मिली और झुक गई। वो नरम हाथ रखते हुए इसका सर दबाने लगा। अरबिया के अंदर रिमझिम सी होने लगी। एक लज्जत हमें सुकून इसकी रग रग में सरायत कर गया। वो कब नींद की वादी में उतर गई पता ही ना चल सका।
मैं एक बात सोच रही हूँ नुदरत, इसने रात के खाने के लिए तेज़ तेज़ चावल चुनते हुए नुदरत से कहा। वो जो बड़े ध्यान से सालन पर कटा धनिया छिड़क रही थी चौंकी। क्या बात है? क्या क्या बात? क्या? वो रुक सी गई। क्या शायद शुरू से इतने घसीले हैं? इसके सवाल में इतनी सादगी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि नुदरत को प्यार आ गया। नहीं बिया बीबी, वो बस कुछ संजीदा मजाज थे, मगर इतने गुस्से वाले नहीं, वाकई नहीं थे। मगर जब से फैसल साईं गए हैं ना तो किसी ने इन्हें मुस्कुराते देखा, हंसना तो जैसे भूल गए हैं। कभी कभी बेगम साहिब बहुत रोती हैं, कहती हैं मेरी किस्मत में मेरे बच्चों की खुशियाँ थी ही नहीं। एक के लिए तो मेरा सब्र कर लूँ, इसकी ज़िंदगी इतनी थी, मगर इसका क्या करूँ जो जीता जागता आंखों के सामने। मगर इस तरह का लाशे का गुमान होता है, ना खुद सुकून में और ना वो मासूम बच्ची जिसको मुफ्त में बैठे बैठा इजाब भुगतना पड़ गया। अरबिया चावल चुन चुकी थी जब भी सिंक में धोने के लिए मुड़ गई। किचन में खामोशी थी। नुदरत सालन को दम लगाकर बाहर जा चुकी थी। वो बड़े मगन से अंदाज में हाथ चावलों में डुबोए हुए छप छप कर रही थी। बेख्याली में दुपट्टा सर से खिसक कर कंधों पर ढलक आया। इसने चावल धोकर बाउल शेल्फ पर रखा और जब अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर मुड़ी तो हैरान रह गई। इसके ऐन सामने शाह फजल खड़ा था। वो कदम कदम चलता इसके सामने आया। अरबिया दम सादे से देख रही थी। यकलक शाह फजल ने हाथ आगे बढ़ाए। वो झिझक कर पीछे होने लगी कि इसने अरबिया का ढलकता आंचल उठाकर इसे सर पर डाल दिया। चादर औरत की इज्जत होती है अरबिया, अपनी इज्जत की हिफाजत करना सीखो। इसका लहजा मध्यम था। वो साक्षी से देखती रही। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं बल्कि चला गया। वो एकदम से जैसे हवासों में लौट आई और फिर इसने इस नाकाबिले बयान खुशी को महसूस करने की कोशिश की जो इसके अंदर फैल रही थी। यह एहसास कितना जान फंसा था कि शाह फजल को इसका एहसास था। वो इसे अपनी इज्जत मानता था, इसे फ़र्क पड़ता था। इसने खिड़की से लॉन के पौधों और पत्तों पर चमकती धूप को देखा और इसे अपना दिल भी इन्हीं की तरह चमकता दमकता लग रहा था। पता नहीं ये सब क्या था, शायद किसी नए जज्बे का नुक्ता आगाज़ या शायद किसी नई कहानी का उन्माद। कुछ तो होने लगा है। अच्छा जी, वो आज घर पर ही था। सुबह से ही वो इसके मामूलात का गहरी निगाह से जायज़ा ले रहा था। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद वो मुलाजमाओं के साथ सफाई सुथराई में लग गई। दोपहर हुई तो खाने की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान वो एक आध बार कमरे में भी आई थी। चुपचाप दबे पाँव वो लाइट ऑफ किए पड़ा हुआ था। शायद वो यही समझी कि वो सो रहा, जब तो यूँ गरबा पाई से चलती अंदर आई थी। जब वो दोपहर का खाना लेकर अंदर आई तो इसके साथ शाह महमूद को बैठा देखकर झिझक सी गई। इसने ट्रे साइड टेबल पर धरी। इधर आओ लड़की, इनके पुरतहकम आवाज़ गूंजी। वो सहम सी गई। कैसी बेहिस और जलील लड़की हो तुम। तुम्हें एहसास है कि मेरा बच्चा सुबह से इस कमरे में पड़ा, तुमने ना पूछना गवारा किया ना बताना। वो सख्त लहजे में बाज पर्स कर रहे थे। इसने हरासा होकर शाह फजल की सूरत देखी। मैं समझी आप सो रहे हैं, तुम अपनी समझ अपने पास रखो और आंखें खोल कर रखा करो, इन्होंने तहकीर अमेज़ अंदाज में कहा। फजल ने इनकी बात उचकी। अरबिया तुम जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आओ और साथ में सर दर्द की टैबलेट भी। शाह फजल को जैसे इस लम्हे इस पर तरस आ गया था। फजल इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ और तुम वापस आओ और इसका सर दबाओ। क्या ज़रूरत है फिर दवाइयाँ लेने की। वो जैसे भड़क उठे थे। बाबा साईं रहने दीजिए, ये सब ठीक है। इसने उकताकर हाथ उठाया, फिर हाफ साइड पर करता उठा। अरबिया ने फ़ौरन स्लीपर ढूंढकर इसके आगे रखे। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तुम चाय बनाकर लाओ, वो कहता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। अरबिया शशोपंज में खड़ी थी। शाह महमूद तने हुए चेहरे के साथ उठे और ज़ोर से अजरक झाड़कर बाजू पर लपेटी और इसे कहरलूद निगाह से नवाज कर बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद अरबिया ने एक तवील पुरसकून सांस लिया और किचन की तरफ निकल आई। जब वो चाय बनाकर लौटी तो फजल गिले बाल लिए कफ चढ़ा रहा था। अरबिया ने देखा सियाह शलवार कमीज इसके दराज कद और सुर्ख सफ़ेद रंगत पर खूब जच रहा था। इसकी चौड़ी हथेली बड़े लापरवाह अंदाज में कफ को उलट रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे लापरवाही से वह जिंदा वजूदों को उलट पलट दिया करता था। इसके दिल को यकदम कुछ हो गया। हथेलियों में नमी उतरने लगी। हो गया मेरा जायज़ा मुकम्मल। वो इसकी चोरी पकड़ चुका था जब भी बड़े सुकून से बेसुकून कर गया। शर्मिंदगी के एहसास से अरबिया का चेहरा तप उठा। इसने नज़रें झुका ली, फिर वहाँ से खाने की ट्रे उठाई और मुड़ी। जा कहाँ रही हो? चाय का कप उठाकर इसने पूछा। मैं ये वापस रखा हूँ, इसने इतनी आहिस्ती से कहा कि वो बहुत मुश्किल सुन पाया। यहाँ बैठो और खाना खाओ, इसने कतियत से कहा। इशारा बेड की तरफ था। वो अजीब मुश्किल में फंस गई। तुमसे क्या कह रहा हूँ मैं, इसने कदरे बुलंद आवाज़ में जताया। वो गड़बड़ाकर बैठ गई और फिर बेबसी से सामने सजी नेमतों को देखा और छोटी प्लेट में थोड़े से चावल डालकर हाथ से नवाले लेने लगी। शाह फजल की निगाह बड़ी गहराई से इसका तज्जिया कर रही थी। जब तक इसने चाय ख़त्म की तब तक वो भी चावल ख़त्म कर चुकी थी। इसने ट्रे उठाई और उठने लगी। शाह फजल को इस पल वो बहुत थकी थकी पसमुर्दा और उदास सी लगी। लाइट ऑफ कर दूँ, इसने पूछा। नहीं, तुम ये सब चीज़ें रख कर वापस आओ, फजल ने कहा। अरबिया खामोशी से पलट गई। शाह फजल की निगाह ने दरवाजे तक इसका पीछा किया। इसे इस पल वो और बिहा मलिक याद आई जिसे इसने निकाह के 2 रोज़ बाद देखा था। दूधिया रंगत, मोमी सांचे में ढला वजूद और चेहरे पर मौजूद मुलायमत भरी मासूमियत। आज ये कौन सी अरबिया शाह थी? जर्द रंगत, बुझी आंखें लिए, जिसमें बस सिर्फ अब कर्ब था। इस नोखेज़ कली का सारा वजूद बहुत हारा हुआ था। वो बैक वक्त इससे नफरत भी कर रहा था और इस पर तरस भी खा रहा था। वो जैसे खुद को ही समझ न पा रहा था
वो उसकी मुस्तकिल मिजाजी और सब्र पर हैरान था। वो इब्तदाई दिनों में ज़रूर आगे से बोली थी, मगर बाद इसने गोया लबों पर मोहर लगा ली थी। ऐसा नहीं था कि अब शाह फजल का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था, तब्दीली सिर्फ ख्यालात में आई थी, रवैयों में नहीं। वो इसकी कशमकश और झंझलाहट को छुपा नहीं सका था। और इसी शाम जब इसने अपने कपड़े इस्त्री ना होने पर इसे बुलंद आवाज़ में गाली दी थी और इसे थप्पड़ मारा, तो वो कैसे पथराई हुई नज़रों से उसे देखती रही थी। और इस पर शाह फजल को बेहद खौफ महसूस हुआ था, और इसके सब्र से, इसकी इन बेतासुर निगाहों से। रात के खाने के बर्तन समेटते हुए नुदरत ने हमदर्दी दिखाने की कोशिश की, मगर अरबिया ने इसे वहीं टोक दिया। अल्लाह आपको बड़ा अजर देगा इस सब्र का बीबी। वो खुशी से देखती रही। नहीं, तुम गलत कह रही है नुदरत, ये सब्र मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही, ये मेरी मजबूरी है और इसका कोई अजर नहीं। इसका लहजा कर्ब में डूबा हुआ था, मगर बहुत ठहराव आ गया था इसमें। बाहर खड़े शाह फजल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भेज लिया। वो लब कुचलता वापस पलट गया था। टूटे ख्वाबों की किरचियाँ दिल के नाजुक खानों में चुपती रहे। सूरज अंधे कुएं में पड़ा रोता रहा। फूल खाक में अटे रहे रंगों का हसीन काफिला दिन दहाड़े लुटता रहा। शहर आरजू पे खून धब्बों की सूरत बिखरता रहा। वो बड़ी देर से कारपेट पर लेटी हुई थी, सर के नीचे कुशन धरे, बिना किसी कंबल किसी चादर के, एक बाजू आंखों पे धरे। इसकी आंखों से मुसलसल सेल रवा बह रहा था। आज सुबह इसकी तबीयत कुछ अपसेट सी थी। किचन में काम करते हुए बार बार इसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा था। वो सर झटक कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, आखिर चक्कर कर गिर पड़ी। बीबी जान को पता चला तो उन्होंने गांव के अस्पताल से डॉक्टर को बुलवा लिया। इन्होंने इब्तदाई चेकअप के बाद बीबी जान को बताया कि शी इज़ प्रेग्नेंट। अरबिया का रंग फक हो गया। मेरा मतलब है ये उम्मीद से, और मेरा ख्याल है ये इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। खैर, आप इसका ख्याल रखें, बल्कि इसके शौहर को बुलाइए, काफ़ी कमज़ोर है। अगर इसकी डाइट पर मुकम्मल तवज्जो न दी गई तो मर भी सकती हैं ये। डॉक्टर समरीन ने तफसील से इन्हें बताया। बीबी जान हक्का बक्का सी बैठी थी। अरबिया गुमसुम सी फटी फटी आंखों के साथ इन्हें देख रही थी। डॉक्टर समरीन को इस पर प्यार आ गया। इन्होंने इसका गाल थपथपाया। कब मॉल लीटर गर्ल, नाउ चेयर अप। शौहर कहाँ है तुम्हारा? मैं इसी से बात करूंगी। बीबी जान, ये मुझे आपकी मुलाजमा लगती है। डॉक्टर समरीन ने इसके हुलिये से बिल्कुल ठीक ही कियास किया था। इनके मियाँ इधर नहीं है जी, नुदरत ने जल्दी से कहा। डॉक्टर के जाने के बाद वो अरबिया के पास आ बैठी, मगर वो एक झटके से उठी और बाहर निकल गई। बीबी जान शशतर से ज़्यादा देखती रही, फिर नुदरत को इसके पीछे जाने का इशारा किया। नुदरत इसके कमरे में दाखिल हुई तो वो आईने के सामने खड़ी थी। अरबिया बीबी, आप खुश नहीं हैं? नुदरत ने पूछा तो वह चौंक कर मुड़ी। खुश कैसे होते हैं, ये तो भूल चुकी हूँ, वो खोए खोए लहजे में बोली। आप कैसी बातें कर रही हैं बीबी? नुदरत ने हैरान होकर कहा। वो एकदम जैसे होश में आई, चंद लम्हे हरासा नजरों से इसे देखती रही, फिर बेसाख्ता इसके शाने से लगकर बुलंद आवाज़ में रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है नुदरत, मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाह साईं तो मेरे टुकड़े कर देंगे, वो हज़ियानी अंदाज में बोल रही थी। क्या हो गया आपको? शाह साईं तो खुश होंगे, नुदरत ने हैरानी से कहा। वो खुश नहीं होंगे, औलाद सिर्फ ख़ानदानी औरत से पैदा की जाती है, और मैं, ये तो तुम भी जानती हो ना, नुदरत के खून बहा में आने वाली औरतों को सिर्फ घरों में जगह दी जाती है, इनसे औलाद पैदा नहीं की जाती। वो फनका रही थी। इन्होंने आपको बीवी का दर्जा दिया तो औलाद हुई है ना? नुदरत ने अजीब से लहजे में कहा। अपनी ज़रूरत के तहत, वो तलखी से बोली। नुदरत खामोशी से वापस पलट गई। इस वक्त से लेकर अब तक वो मुसलसल इस कमरे में बंद थी। आंसू थे कि थमने में न आ रहे थे। दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आ गया। इसके साथ ही खुशबू का एक झोंका सा फैल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और कदमों की चाप सोफे के करीब जाकर रुक गई। वो सर उठाए बगैर भी जानती थी कि शाह फजल था। वो इसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ी रही थी। ये जाने बगैर के मुकाबले ने इसकी भींची हुई मुट्ठियों को फ़ौरन नोट किया था। अरबिया, इसने पुकारा। वो इसी तरह पड़ी रही। वो आहिस्ती से उठा, चलता हुआ इसके करीब आकर घुटनों के बल झुक कर बैठ गया। फिर इसके चेहरे से बाजू हटा दिया। वो उठ बैठी। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? इसका लहजा सख्त हुआ था। अरबिया का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आंखें भी शिद्दत गिरिया से सुर्ख थी और होंठ सूजे हुए थे। वो खामोशी से होंठ काटती रही। क्या पूछ रहा हूँ मैं? इसने सख्ती से इसका शाना झंझोड़ा। इसकी आंखें छलक पड़ी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके इल्म में ना हो। यूं अनजान बनने का मकसद। इसकी आवाज़ बुलंद नहीं थी, मगर लहजा ज़रूर था। वो हैरान हुआ। मुझे अपना बच्चा चाहिए। इसने एक ही जुमले में बावर करवा दिया कि वो इतना बेखबर नहीं है। मगर मुझे नहीं चाहिए। वो सारे खदशात, सारे खौफ लाए ताक रखते हुए फट पड़ी। वो दंग रह गया, मगर अगले ही लम्हे इसका हाथ उठा और पूरी कुव्वत से अरबिया के बाएं गाल पर पड़ा। बकवास बंद करो, तुमसे तुम्हारी मर्जी कौन पूछ रहा है? वो इसके बाल मुट्ठी में जकड़े कुर्राया। इतना अरसा दिल में दबा लावा फट पड़ा। गुस्से गुस्से की कैफियत से पागल सी हो गई। इसने बेख्तियार शाह फजल की कमीज़ का कॉलर दोनों हाथों से दबोच लिया। बच्चे की बात तो बाद में आएगी, पहले मेरी हैसियत का तयन तो कर दें। क्या हूँ मैं आपके नज़दीक? जिसकी माँ का दर्जा अब तक मुतय्यन नहीं हो सका, इसकी औलाद की क्या हैसियत होगी? बेटा होगा तो आप जैसा, जो औरतों को जलील हकीर चीज़ समझेगा, और बेटी होगी तो मेरे जैसी, जो दिन भर मुशक्क़त की चक्की में पिसेगी और रात के खौफ से अपने मरने की दुआएं मांगेगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद। इससे बेहतर तो है कि आप मेरे टुकड़े कर दें, मार डालें मुझे, जान ले लें मेरी। वो बोलते बोलते हाँफ गई और बेदम होकर इसके बाजू में झूल गई। वो बेहोश हो चुकी थी। मेरी गवाही आधी है तो मेरा जुर्म भी आधा होगा, मेरा हिस्सा आधा है तो मेरी सज़ा भी आधी होगी। दोबारा इसकी आंख खुली तो कमरे में नीलगू रोशनी फैली हुई थी और वो कारपेट की बजाय बेड पर थी। इसने करवट ली तो देखा फजल शाह इसके साथ, बिल्कुल साथ ही नींद दराज था। इसके हाथों में सुलगता हुआ सिगरेट था। वो इसकी तरफ मुतल्लक मतवज्जा न था। खामोशी से सामने दीवार पर नजर जमाए धुआं उड़ा रहा था।
तुम्हारी सारी बातें ठीक है अरबिया। इसकी मध्यम मगर भारी आवाज़ अरबिया को साख्त कर गई। बाबा साईं का कहना है कि मुझे बाकायदा तौर पर एक बड़ा सा वलीमा देना चाहिए ताकि सब जान लें कि तुम शाह फजल की बीवी हो। अरबिया हक तकसी से देख रही थी। तुम हवेली का वारिस पैदा करने जा रही हो, ये कोई मामूली बात तो नहीं। वो कह रहा था, सुनो मुझे बेटा चाहिए। इसके तहकमाना सरगोशी गूंजी। अरबिया के दिल में ठक से एक तीर पे वस्तु हुआ, तो गोया ये मेहरबानी और नवाजिश बेटे के लिए है। अगली सुबह बहुत सी तब्दीलियां लेकर आई। अरबिया ने हैरत से अपने सामने पड़ी खुश रंग गज़ाओं और फलों के ढेर को देखा। बीबी जान मुझे कुछ नहीं खाना, अल्लाह के वास्ते मुझे मजबूर ना करे, वो अजहद अजियत से बोली। बीबी जान ने इसकी जर्दियाँ खंडे चेहरे को देखा। ऐसा ना करो बेटी, मैं मजबूर थी, तुमने फजल का गुस्सा नहीं देखा, हमने देखा। वो तो शायद तुम्हें इसी दिन कत्ल कर डालता जब लेकर आया था निकाह के दिन, मगर ये तो इसके बाबा का कमाल था कि इन्होंने इसे लाहौर भेज दिया समझा बुझा कर, बल्कि ज़बरदस्ती करके, ताकि इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। अब वो नरम हुआ तो तुम खुद को क्यों मुसीबत में डालना चाहती हो, वो इसे प्यार से समझाने लगी। अरबिया को पूरे सियाको सबाक के साथ वो पहली रात याद आई जब एक मर्द ने जो कहने को उसका शौहर था जी भर के इसके वजूद को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था, और जो कहने को उसकी सुहाग रात थी, आज भी इसकी रात की याद अरबिया को लरजा दे गई। बीबी जान मुझे आदत नहीं रही, क्यों आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करिए, मैं नहीं खा सकूँगी, सब उलट दूँगी, फ़ायदा अपना नहीं तो अपने साथ जुड़ी दूसरी जान का ही ख्याल कर लो, वो इसे एहसास दिलाने लगी। अरबिया ने अजियत से लब कुचले और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पर काबू पाकर इन्हें देखा। बीबी जान अगर बेटी हुई तो फिर? बीबी जान के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा ना कहो, अच्छी बात मुँह से निकालो। मुझे ये सब आसाइशात इसलिए दी जा रही है कि मैं इस हवेली का वारिस पैदा करने वाली हूँ, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मेरी इस हवेली में क्या हैसियत होगी, इस एक फटे पुराने वक्त जैसी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे इन अय्याशियों का आदी ना बनाए। इन्हें हैरत हुई, वो तो इसे नादान समझती थी, मगर इसने तो बहुत दूर की सोची थी। मगर ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, वो जैसे आदत सी होकर बोली। ज़रूरी नहीं है बीबी जान, बहुत सी औरतें इस हालत में होती हैं तो सारे काम भी करती हैं, मेहनत मजदूरी भी करती हैं, इन्हें भी तो 2 वक्त का खाना मुश्किल नसीब होता है। वो क्यों ज़रूरत महसूस नहीं करती इन सब चीज़ों की, क्यों वो आदी नहीं होती? मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि वो आदी नहीं होती, मैं भी नहीं हूँ। वो सफाकी से अपना तज्जिया कर रही थी। बीबी जान खफा होकर उठ गई और जाकर शाह फजल को भेज दिया। वो जो मर्दाने में बहुत ज़रूरी है मुँह पर गुफ्तगू कर रहा था, इस बेजा मदाखलत पर दनदनाता हुआ अंदर आया। क्या मसला तुम्हारे साथ, क्यों नहीं मान रही तुम बीबी जान की बात? वो इसका बाजू तो बोझते हुए गुर्राया। वो आंसू जो अरबिया ने बमुश्किल रोके हुए थे शिद्दतों से बह निकले। मैं नहीं खा सकती ये सब, मुझे आदत नहीं रही, मुझे तो इन चीज़ों का जायका भी भूल गया। शाह साईं आप बीबी जान से कहें कि वो मुझे मजबूर ना करे। वो शिद्दतों से रो पड़ी। वो एक झटके से इसका बाजू छोड़कर वापस मुड़ गया। जाते जाते बीबी जान से कहेगी आप इसे मजबूर ना करें, जब इसका दिल चाहेगा खा लेगी। वो सपाट लहजे में कहता वापस मर्दान खाने की तरफ बढ़ गया। अरबिया सोचों में गुम थी। नई जिंदगी की खबर ने इसमें कोई उमंग पैदा नहीं की थी। आज इसे मंसूर लाला बहुत याद आ रहे थे। काश वो ये सब ना करते। इन्होंने ऐसा क्यों किया? वो तो इससे बहुत मोहब्बत करते थे। इन्होंने एक बार भी पीछे रह जाने वालों के लिए ना सोचा। कमरे में बीबी जान की अचानक आमद से वो चौंक उठी। इसने संभल कर बैठते हुए बीबी जान के लिए बेड पर जगह बनाई और इसने देखा इसके हाथ में एक हाथ में तस्बीह जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल था। वो बेड पर टिकते हुए बोली, तुम बहुत सब्र वाली हो मेरी बच्ची, बहुत हौसला है तुम में। अपनी माँ से बात कर लो, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। अरबिया ने तड़प कर इनकी तरफ देखा। इनकी आंखों में इसके लिए प्यार था। वो इसी शफकत आमेज़ लहजे में गोया हुई, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी, वो अभी दोबारा फ़ोन करेगी, तुम इससे बात कर लेना। इन्होंने हाथ पकड़ा, मोबाइल इसके पास ही बेड पर रखा और खड़ी हो गई। इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। वो मोबाइल देखने लगी। अचानक मोबाइल बज उठा। वो बजते हुए मोबाइल को खाली खाली नज़रों से देखने लगी। इसे मोबाइल की घंटी की आवाज़ में एक तड़प महसूस हुई। इसे लगा जैसे ये मोबाइल की घंटी नहीं, इसकी माँ की पुकार है जो इसके लिए तड़प रही है। माँ के बिलखते हुए चेहरे का ख्याल आता इसने फ़ौरन मोबाइल उठा लिया। हेलो, इसकी आवाज़ बहुत मुश्किल निकली। अरबिया मेरी गुड़िया कैसी हो? दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वो तड़प उठी। मंसूर लाला आप कैसे हैं? कहाँ हैं? देखें आपकी गुड़िया के साथ क्या हो गया? वो बुरी तरह बिलख उठी। अरबिया मेरी गुड़िया, मैं सोच भी नहीं सकता कि इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। मैंने सोचा कुछ दिनों बाद जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा तो मैं वापस आकर पता करूंगा इसके पीछे किसका हाथ है। मेरी गुड़िया, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने कत्ल नहीं किया। मैं अपने दोस्त को कैसे कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन अब मजीद नहीं। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैं कुछ दिन इलाका गैर में रहा, फिर कनाडा चला गया और अब वापस आ रहा हूँ। मंसूर मलिक की आवाज़ में आंसुओं की नमी मगर लहजा बहुत ठोस था। मंसूर की बात सुनते वो तड़प उठी। नहीं लाला नहीं, मेरे साथ जो होना था हो चुका, अब आप वापस ना आए। फजल शाह आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप मेरे साथ जो हुआ मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आपको कुछ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी लाला। मैंने ये सारे सितम इसलिए बर्दाश्त किए कि आप सलामत रहे। अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप अब मेरी ज़िंदगी चाहते हैं, तो ऐसा सोचे भी नहीं। मुझसे वादा करें आप ऐसा नहीं करेंगे। वो फूट फूट कर रो रही थी। मंसूर मलिक का दिल कट कट कर टुकड़े हो गया। बहन की इस मोहब्बत ने इसे मजीद पशमानियों के समंदर में धकेल दिया। काश वो हिम्मत से काम लेता, पुलिस के सामने पेश होता तो यूँ इसकी बहन कुर्बान ना होती। इसने एक कब चाह जुर्म बेगुनाही की सज़ा खुद भुगत रहा है और इसकी बहन भी। अरबिया फ़ोन बंद करके दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बिलक उठी। एक तरफ ये खुशी थी कि भाई जिंदा सलामत था, तो दूसरी तरफ ये दुख इसे काट रहा था। ये राख राख रहते अपनी रात की किस्मत। तुम अपनी नींद बिछाओ, तुम अपने ख्वाब चुनो, बिखरती डूबती नब्ज़ों पर ध्यान क्या देना, तुम अपने दिल में धड़कते हुए हरूफ सुनो। एक शानदार जश्न था,
एक शानदार रात थी। हवेली का बड़ा सदा लॉन लोगों से भरा हुआ था। वो गुड़िया की तरह सजी स्टेज पर जलवा फरोज थी। तकरीब रात के तक जारी रही। इख्तिताम पर नुदरत इसे शाह फजल के कमरे में छोड़ गई थी। दिल मुतज़ाद कैफियत का शिकार हो रहा था। शाह फजल ने इसे बीवी का दर्जा दे दिया था, लेकिन ये इसकी वही रवायती जागीरदाराना सोच थी। वो किस तरह ये बर्दाश्त कर सकता था कि इसका बच्चा किसी ऐसी औरत से जन्म ले जिसे इसने अपने मुलाजमीन से भी बदतर दर्जा दिया हुआ था। इसके लिए तो ज़रूरी था कि इसकी हैसियत मस्तनद होती। इसकी बीवी को सारा गाँव जान लेता, जिसके लिए वलीमा नागज़ीर था। वो जानती थी कि ये सब आसाइशात सिर्फ बच्चे की पैदाइश तक है, इसलिए वो इन्हें कबूल करने, अपनाने और इनके आदी होने से हिचकिचा रही थी। और तब ज़ोर से मुठिया भेजते हुए इसने एक फ़ैसला कर लिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी वो इसी तरह बैठी रही। वो अंदर और वॉशरूम की सिमत बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और बोला, अरबिया, इस भारी लिबास में कैसे सो पाओगी? वो नरम हाथ से इसका गाल थपक रहा था। वो खामोशी से उठ के ज़ेवरात उतारे, मेकअप साफ़ किया, नाइटी निकाली और वॉशरूम की सिमत बढ़ गई। जब वो लौटी, वो फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। अब्बास, मैं नहीं आ सकता इतनी एमरजेंसी में। बात क्या है? वो खासा झंझलाया हुआ था। अचानक इसका चेहरा यकदम तन सा गया। हाँ, मेरे पास ही है। हाँ, दोनों चीज़ें। इसके चेहरे पर अजीब सा कर्व छलका था। सुबह निकलता हूँ आने के लिए, अभी तो बिल्कुल नहीं, बहुत थका हुआ हूँ, इसने कहा। फिर फ़ोन बंद करके इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। यहाँ आओ, इसने मामूल का हुक्म दिया। और बिहा खामोशी से चलती इसके बाद बराबर आन बैठी। इसने हाथ थाम कर बिहा को थाम लिया। मुझे आपसे कुछ बात करना है। और बिहा ने इसकी जनूनी पेशकदमी पर बंद बांधना चाहा। जवाबन शाह फजल ने इसे जिन नज़रों से देखा, इसका दिल चाहा डूब कर मर जाए। इसने बेसाख्ता आंखें मींच ली। दो बेताब आंसू फ़ौरन छलक उठे। कभी देख, गौर से देख, मेरे आंसुओं पर भी नील है। इन्हें किसने मारा है? सोच तो। कुछ सुन सकूत की सिसकियाँ। अगले दिन वो लाहौर रवाना हो गया और बिहा ने इसे काफ़ी परेशान और उलझा हुआ देखा था, मगर पूछने की हिम्मत न पड़ी। वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। एसपी अब्बास ने बगौर इसके बारोबर वजीह चेहरे का जायज़ा लिया और कदरे झुक कर आगे को झुकाया। क्या आपको यकीन है कि ये कत्ल मंसूर मलिक ने किया है? इसने सरसराते लहजे में पूछा। शाह फजल ने नागवारी से अब्बास को देखा और कदरे इश्तियाल से कहा, सबूत तुम्हारे सामने पड़े, किस बात पर शक है तुम्हें? इसने टेबल पर पड़े मंसूर मलिक के रिवॉल्वर और पोस्टमार्टम से मिलने वाली इस इकलौती गोली की तरफ इशारा किया। अब्बास ने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। यही तो बुनियादी गलती है हमारी। हम अंधाधुंध मुजरिम को ढूंढने में लगे हैं, मगर इस बात पर गौर करने की कतई जहमत नहीं की कि वो मुजरिम है भी या नहीं। ये देखें, रूसी साख्ता ब्रीटा है, जबकि पोस्टमार्टम के बाद मिलने वाली गोली इशारिया 32 बोर की है, उन्होंने पुरयकीन लहजे में कहा। शाह फजल की आंखें हैरत से फैल गई। पुलिस से ज़्यादा असले की पहचान किसी और को नहीं होती। कत्ल मंसूर ने नहीं किया, बल्कि इस रिवॉल्वर में तो कोई गोली थी ही नहीं। अगर मंसूर मलिक शाह फजल को मारना चाहता तो फिर वो ये ख़राब पिस्टल वहाँ क्यों लेकर आया था? ख़राब? शाह फजल की आंखें हैरत से फैल गई। जी ख़राब। ये देखें, ये सही काम नहीं कर रहा। ये देखें, इसका ट्रिगर काम नहीं करता। इससे चिल्लाकर दिखा और बात आगे बढ़ाई। अगर मंसूर मलिक ने कत्ल किया भी है तो वो ये खाली रिवॉल्वर और वहाँ क्यों फेंक गया, जिस पर इसके फिंगरप्रिंट्स भी थे? जबकि मुजरिम पहले अपने फ़रार का रास्ता देखता है, फिर जुर्म करता है। क्या वो इतना अहमक था कि अपना लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर वहाँ फेंक कर चला गया? और आखिरी बात, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गोली तकरीबन 30 गज की दूरी से चलाई गई थी, लेकिन इस कच्ची ज़मीन से सिर्फ इन पैरों के निशान मिले, जैसे दो शख्स आपस में खड़े बातें कर रहे हो सकता है कि बात इस रिवॉल्वर के हवाले से कर रहे हो और इसी दौरान गोली किसी और तरफ से चलाई हो। मंसूर खौफजदा हो गया और बदहवासी में रिवॉल्वर वहीं फेंक कर भाग गया। और यूँ हम मसलसल 2-3 माह से एक गलत शख्स की तलाश में पागल हो रहे हैं, जबकि असल मुजरिम आज़ाद फिर रहा है। अब्बास अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। शाह फजल फीका चेहरा लिए बैठा था। इसकी बेयकीन नज़रें अब्बास पर जमी थी। आपकी किसी से कोई ज़ाती रंजिश, कोई किसी किस्म की मामूली झड़प, कुछ भी? अब्बास ने सवाल किया। शाह फजल ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर भी आप इस पर गौर ज़रूर करें शाह साहब, मुमकिन है किसी ने अपनी खुफिया दुश्मनी निकाली हो। तभी इसका ड्राइवर निसार एक कांस्टेबल के साथ अंदर आ गया। साईं, आपसे बात करना है। बोले निसार। वो खुद को संभाल कर बोला। लहजे का तंत का कदर धीमा पड़ा हुआ था। साईं, हवेली से फ़ोन आया बड़े साईं का, इसने बताया। कोई ख़ास बात? वो चौंका। वो आपसे बात करना चाह रहे थे, मगर आपका फ़ोन शायद बंद है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं कर लूँगा। फजल ने इसे जाने का कहा। कमरे में एक बार फिर हौलनाक और पूरी स्टार खामोशी छा गई। ये कैसे मुमकिन है? शाह फजल ने बड़बड़ाते हुए अपनी कनपटी को मसला। इसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार नुमाया थे। उन्हें एहसास होएगा ना कि मैं ते ना हकी, पहले भी मैं ना हकी कर रहा था उसके साथ, ज़्यादतियाँ बिहा के साथ, मगर शायद अब कोई रियलाइज़ हो जाए। आंखों की सुर्खी दम बदम गहरी होती जा रही थी। यह एहसास कितना अज़ियतनाक था कि वो गलती पर था और अरबिहा बेकसूर थी। इसे अरबिहा का ख्याल है। सारी तफसील मैं आपकी गोशगुजार कर चुका हूँ शाह साहब, आप प्लीज़ मोहतात रहिए। अब्बास ने इसकी परेशानी देखकर मुखलिसाना मशवरा दिया। शाह फजल ने सर उठाकर देखा। कुछ देर न समझने वाले अंदाज में इसका चेहरा देखता रहा, फिर थक कर कुर्सी के पुश से सर टका दिया। कॉफ़ी मंगवाऊँ आपके लिए? अब्बास ने पूछा। फिर इसके सर हिलाने पर इंटरकॉम उठा के कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगा। इसको क्या लगता है वो इतनी जल्दी मुझ तक पहुंच जाएगा? ये इसकी भूल है। क़यामत के दिन शाह फैसल भी नहीं बता सकेगा कि इसे किसने कत्ल किया।
वह हकारत से कहते हुए हंसा। चंद लम्हे दूसरी तरफ फ़ोन पर मुखातिब औरत की आवाज़ सुनता रहा, फिर भड़क उठा। बस कर दे तू और तेरे ड्रावे, बस कर दे तू और तेरे ड्रावे। फिर बैठा मैं इनमें, अल्लाह बस मुझे ही देख रहा है क्या? इन वडेरों को नहीं, इनकी रस्सियां कुछ दराज है, मुतनफ़्फ़र से कह रहा था। और रहने दे, अरबिया बीबी की आह लग जाएगी। इसने मुंह बिगाड़ कर नकल उतारी। मुझे नहीं लगती किसी की आवा। और इस पर कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कौन से पत्थर तोड़ने पड़े हैं इसे? फजल बाबू की जाल है वो, जिसका वलीमा खाया पूरे गांव ने, क्या तकलीफ है इसे वहाँ? इसकी तंग पेशानी पे शिकनों से पुर थी। चल बस कर, मुझे नहीं चाहिए तेरा भाषण। शादी करवा लूँ एक बार तुझसे, फिर बताऊंगा। इसने फ़ोन बंद करते हुए धमकी अमेज़ अंदाज में कहा। चंद लम्हे खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर सर झटक कर BMW की तरफ बढ़ गया। कॉफ़ी के मग से उठती भाप फिज़ा में अजीब अजीब से हेवले बना रही थी। SP अब्बास ने शाह फजल का चेहरा जांचा, फिर बिल्कुल सपाट पाकर नज़र फेरी। आपको किसी पर शक है? अब्बास ने कदर आगे को झुकते हुए कहा। यकीन से कहा नहीं जा सकता, छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं, मगर वो बहुत निचले दर्जे के लोग हैं, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। ये यकीनन किसी मंजे हुए खिलाड़ी का काम है, जिससे सिचुएशन को इतनी महारत से इस्तेमाल किया कि हम मुसलसल 2 माह से बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसने तफसील से बताया। अब्बास ने देखा, बोलते हुए इसके लहजे में एक खालीपन और आंखों में सकूत तारी था। क्या आपके जहन में एक भी नाम नहीं? अब्बास उलझा। शाह फजल ने लब भेजते हुए नफ़ी में सर हिलाया। फिर इसके सिवा और क्या किया जा सकता है कि आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए? ये खुफिया दुश्मन आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस सूरत में तो खतरा मजीद बढ़ जाएगा, जबकि हम इसका मकसद नहीं जानते, ना हमें इसका डिमांड का अंदाज़ा, ना इसके टारगेट का। वो सारी हिला के उठ गया। एक आखिरी बात शाह साहब, अपने इर्द गिर्द खसूसी नज़र रखिए। तारीख के बाद पीठ में छुरा घोंपने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। हो सकता है आपके साथ भी कोई ऐसी काली भेड़ हो जो भेड़ की खाल में भेड़िया हो। अब्बास के लहजे में हकीकी फिक्रमंदी झलक रही थी। मुझे एतराज़ है अब्बास, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो सीज़र को कत्ल करने के लिए उठने वाला सबसे पहला हाथ उसके सबसे अजीज़ दोस्त ब्रूटस का ही था। एक मिनट। जूलियस सीज़र को। वो हल्के से मुस्कुराया, अगरचे इसकी मुस्कुराहट बहुत फीकी थी। वो बाहर निकल आया। निसार ने इसे देखकर अदब से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसके बैठते ही गाड़ी तेज़ी से चला दी। कहाँ चलो साईं? इसने गर्दन मोड़कर कहा। मॉडल टाउन चलो। इसने लाहौर में मौजूद अपने घर का कहा। हवेली नहीं जाएंगे? इसने नफ़ी में सर लाया। कुछ पता चला साईं? इसके लहजे में तजस्सुस और खोज थी। आके तेरे निसार चवलते नहीं है? नहीं, इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। आप फिक्र मत करें साईं, रब ताला ने चाहा तो मुजरिम एक दिन शर्मनाक अंजाम से दो चार होगा। फैसल साईं का खून रायगा नहीं जाएगा, इसने खलूस से कहा। इस पल वो नहीं जानता था कि बाजुएं कितनी जल्दी मुस्तजाब होती हैं। तुम फैसले का इख्तियार अपने हाथ में मत लो फजल, तुम अदल का तराजू रब के पास रहने दो। तुम जज़ा सज़ा का फैसला नहीं कर सकते। इसे याद था ये अल्फाज इसे बीबी जान ने तब कहे थे जिस दिन वो अरबिया को निकाह करके लाया था। इसकी मुठ्ठियाँ भींच गई और आंखों में धुंध उतरने लगी। क्या कर लिया मैंने अपने साथ? क्या हो गया मुझसे? इसने बेबसी से अपने बाल नोच डाले। इसके अंदर कोई बहुत ज़ोर से इस पर हंसा। तुम तो अपने आप को फ़िरौन समझ बैठे थे शाह फजल। तुम्हें हमेशा से यही लगता था कि तुम दुरुस्त हो, तुम्हारे सारे फैसले दुरुस्त हैं और बाकी सारी दुनिया गलत। क्या जवाब था तुम्हारे पास अरबिया से किए जाने में इस गैर इंसानी सलूक का? सिर्फ ये कि मैं तुम्हारे भाई की कातिल की बहन थी, यही इसका जुर्म था, यही इसकी खता और यही इसका गुनाह। तुम्हें एक पल ख्याल नहीं है कि वो मासूम लड़की बेगुनाह है? ज़रा सोचो, तुमने तो कभी इस लड़की को समझ कर भी इससे नरमी इख्तियार ना की, इसे बीवी समझ कर प्यार ना किया, बल्कि तुमने तो इसे इंसान समझ कर भी इस पर तरस ना खाया। ज़मीर की अदालत बेरहमी से इसका मुहासबा कर रही थी। इसने पागल होते हुए क्रिस्टल का गुलदान आईने पे दे मारा। इसका अक्स कई टुकड़ों में बट गया, बिल्कुल वैसे जैसे इसकी शख्सियत, इसकी अना, इसका वक़ार, इसका गुरूर और इसकी रौनक के रेज़े रेज़े हो गए थे। अजब सूरत हाल होती जा रही है, रात के बाद रात होती जा रही है। वो तो आज भी मुकम्मल है पत्थर की तरह, रेज़ा रेज़ा तो मेरी ज़ात होती जा रही है। मैं तो आज भी तन्हा हूँ कुल की तरह मोहसिन, सारी कायनात तो इसके साथ होती जा रही है। रास्ते से शदीद फ्लू हो रहा था। वो बिस्तर में घुसी हुई थी, दिल को अजीब सी बेकली थी। करवटें बदल बदल कर अब जैसे हड्डियाँ भी दुखने लगी थी, मगर नींद थी कि हमज़ आंखों से उठी हुई थी। बीबी जान, शाह साईं कब आएंगे? पता नहीं क्यों आज वो बीबी जान से पूछ बैठी। वो हंस पड़ी। मर्दों के 100 काम होते बेटी, आ जाएगा 1-2 दिन में, इन्होंने हल्का सा जताया। वो खफीफ सी होकर उठ गई। कमरे में गहरी तारीकी थी। बेड पर आड़ा तिरछा दराज वजूद गहरी नींद में था। यूँ कि इसकी दाएं टांग बेड से नीचे लटक रही थी और बायां बाजू सीने के नीचे दबा हुआ था। इसकी इस कदर गहरी नींदनुमा बेहोशी के सबब गालबन नहीं, यकीनन वहाँ बिखरी 3-4 खाली बोतलें थी जिसमें मौजूद मशरूब लाजमन पेट में अंडीला जा चुका था। बेडशीट पर जा बजा सलवटें थी, बेशुमार सिगरेटों के टोटे बिखरे थे और काफ़ी का खाली मग भी लुढ़का हुआ था। करीब ही सिल्वर ग्रे चमकता हुआ सेलफोन पड़ा था, जो कि हर 2 मिनट के वक्फे के बाद जोर शोर से बजता शुरू हो गया, मगर इसकी मदहोशी में कोई खलल नहीं पड़ा। वो इसी तरह पड़ा रहा। फ़ोन एक बार फिर बज रहा था और इसके साथ एक बार ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया गया। चंद लम्हे वो मंदी आंखों से दीवार को देखता रहा। अगले ही लम्हे वो एक झटके से उठकर बैठ गया। इसका ध्यान दरवाजे की तरफ किया, मगर पास ही बजते फ़ोन ने इसकी तवज्जो का मरकज़ बदल दिया।
इसने फ़ोन उठाया। दस्तक की आवाज़ अब रुक चुकी थी। हेलो, इसकी आवाज़ थकी हुई थी। फजल, क्या बात है, किधर हो तुम? कल से तुम्हारा नंबर मिला रहा हूँ। निसार को भी पैगाम दिया कि तुमसे कहीं मुझे फ़ोन करो, मगर तुम आखिर हो कहाँ? एक फ़ोन भी नहीं कर सके तुम। कहाँ कहाँ हो? मैं इतना परेशान हूँ। शाह महमूद के बगैर इसे लताड़ रहे थे, रुके बगैर इसे लताड़ रहे थे। शाह फजल की आंखें पूरी तरह खुल गई, साथ ही सारी अजियत और दर्द, एहसास जुर्म और खौफ ने यकलख्त इस पर पूरी शिद्दत से हमला कर दिया। इसका दिल चाहा वो सब छोड़ छाड़ कर किसी बिल में छुप जाए। खैरियत वापस आई? इसका लहजा धीमा था। शाह महमूद बुरी तरह चौंके। हाँ, खैरियत ये, कल तक अपने काम निपटा कर आ जाओ, कल बैठेगा, कुछ अहम फैसले लेने, इसमें तुम्हारी शिरकत ज़रूरी है, इन्होंने बताया। अगर ना आ सकूँ तो, इसने कहते हुए लब भेजे। एक अनीसी सीने में गड़ी थी। नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा, मैंने कहा ना तुम्हारा होना नागज़ीर है। इनका लहजा तहकमाना था। शाह फजल ने कदर तौक़ुफ़ के बाद हामी भर ली। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने एक बार फिर से आने की तलकीन की। वो फ़ोन हाथ में लिए साख बैठा था। अरबिया का सामना कैसे करेगा वो? दर्द की एक लहर इसकी बाएं कनपट्टी से चलती हुई सारे सर में फैल गई। इसके गरूर और अना पर पड़ने वाली ये चोट बड़ी कारी थी, और चूँकि पहली भी थी, इसलिए अजियत की हर हद पार कर रही थी। वो उठा और वॉशरूम की सिमत बढ़ गया। देर तक नीम गर्म पानी से शावर लेने के बाद इसकी तबीयत कुछ संभली। इसने बाहर आकर बाल बनाए और कमरे की अबतर हालत को नज़रअंदाज करता बाहर की सिमत बढ़ गया। निसार इसे लाउंज में परेशानी से इधर उधर टहलता हुआ मिल गया। वो इसे देखते इसकी सिमत लपका। शाह साई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कल से यूँ कमरा बंद क्यों है? हवेली से बड़े शाह के कितने ही फ़ोन आ चुके हैं, मैं भी सुबह से दरवाज़ा बजा रहा हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो परेशानी से बोलता गया। शाह फजल ने सर्द नज़रों से देखा। अगले ही लम्हे निसार का मुंह बंद हो गया। गाड़ी निकालो, हम फैक्ट्री चल रहे हैं। जो हुक्म साईं। वो सर झुकाकर बाहर निकल गया। फैक्ट्री में चंद ज़रूरी काम निपटाकर वो हवेली के लिए रवाना हो गया। जहन मुख्तलिफ सोचों की माजरा बना हुआ था। जिस वक़्त इसकी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई, रात चारों तरफ अपने पर फैला चुकी थी। तारीकी में पाम और सफ़ेदे के दरख्त साख्त खड़े थे, और इनकी शाखें धुंध में लिपटी हुई थी। यही धुंध इसके दिल पर भी छा रही थी। वो दिल पर ढेरों बोझ संभाले मर्दान खाने की सिमत बढ़ गया। इसकी आमद की खबर सबसे पहले नुदरत को हुई, जिसने सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ जाते हुए निसार को देखा। वो उल्टे कदमों पलटी और इसके कमरे की तक पहुंची। आहिस्ती से दरवाज़ा बजाया। आओ नुदरत। वो दस्तक पहचान चुका था। सलाम शाह साईं, इसने अदब से कहा। शाह फजल ने चादर कंधों से उतारकर एक तरफ फेंकी और इसकी तरफ मुड़ा। अरबिया कहाँ है? नुदरत को इसकी आवाज़ में अजीब सी बात महसूस हुई, मगर वो इसे कोई नाम न दे सकी। वो बेगम साई के कमरे में है, इसने जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ। इसने जाने का इशारा किया। कुछ खाएंगे आप? चाय कॉफ़ी? नहीं। वो खामोशी से बाहर निकल गई। वो सोफे पर बैठ गया, साइड टेबल से ग्लास उठा और आहिस्ता आहिस्ता मशरूब इसके अंदर अंडेला। इसको आखिरी हद तक लबरेज करके इसने बोतल साइड पर रखी और एक लंबा सा घूंट लिया। फिर तेज तेज खून भरने लगा। इस वक्त वो दूसरा ग्लास खत्म कर रहा था जब दरवाज़ा खुला और अरबिया अंदर आई। सलाम शाह साईं। शाह फजल ने सुर्ख नजरें उठाकर इसे देखा, और तब अरबिया को इदराक हुआ कि वो किस शुगल में मसरूफ़ है। इसे झटका लगा। वो बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ी। आप ये कब से पीने लगे? मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा, इसने बड़े सर्द लहजे में कहा। इसका लहजा, इसकी लरसती आवाज़ और आंसुओं से लबरेज आंखें जैसे सारे राज़ यहाँ करने पर तुली बैठी थी। तो साबित हो गया कि मुझ में हर बुराई मौजूद है। फिर, इसने सपाट लहजे में कहा। अरबिया के हलक में आंसुओं का फंदा सा लग गया। वो एक बार फिर ग्लास भरा था। अरबिया बैठ जाओ। इसका लहजा बड़ा अजीब था, धीमा, सुलगता हुआ। अरबिया खामोशी से इसके पाँव के नज़दीक टिक गई। शाह फजल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भेज लिया। अगर मैं इस फैसले का इख्तियार तुम्हारे हाथ में दूँ कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहो तो जा सकती हो, तो तुम्हारा क्या फ़ैसला होगा? इसका लहजा बड़ा स्पार्ट था। ये कैसा सवाल है? वो तड़प कर बोली। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसने कहा। वो फट सी पड़ी। आप हमेशा मुझसे इतने मुश्किल सवाल क्यों करते हैं? आपको मज़ा आता है ना मुझे मुश्किल में डालकर? वो सिसक उठी। शाह फजल ने खाली ग्लास टेबल पर पटका और इसका हाथ पकड़कर इसे अपने बराबर बिठा लिया। दोनों हाथ सख्ती से इसके शानों पर जमा दिए। मेरी बात का जवाब दो अरबिया, मैं पागल हो रहा हूँ। उसने वहशत से इसके शाने झंझोड़ डाले। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, वो सिसकियों के दरमियान बोली। क्यों नहीं है तुम्हारे पास जवाब? क्या तुम आज़ादी नहीं चाहती? क्या ये भी आपके इंतकाम का हिस्सा है? आंसू पहुँचकर इसने स्पार्ट लहजे में पूछा। बेवकूफ़ लड़की, मैं तो तुम्हें रहाई दे रहा हूँ। वो तलखी से रहाई? आप मुझे हमेशा के लिए रहाई दे दें, मुझे जान से मार डाले। अरबिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम कैसे समझाऊँ? बताओ। वो ज़िद हो गया। मैं सब समझती हूँ। आपको मुझे अजियत देकर खुशी मिलती है, आपके इंतकाम के जज्बे की तस्कीन होती है। आप मेरी मर्ज़ी क्यों पूछ रहे हैं? मुझे फ़ैसला सुनाए जो आप चाहते हैं। वो ज़िद हो गया। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि इसे सब कुछ सच सच बता दे। इसने दिल कड़ा करके इसको सब बताना शुरू कर दिया, शुरू से लेकर आखिर तक, बिना रुके, बिना छुपाए। इसने अरबिया को हरफ पा हरफ बता दिया। वो जर्द चेहरे के साथ इसे देखती रही। इसे यूँ लग रहा था जैसे दीवारों छत्तों का सारा बोझ इस पर गिर रहा हो। वो बुलंद आवाज़ में रोना चाहती थी, वो सांस लेना चाहती थी, मगर इसका वजूद मलबे तले दबता जा रहा था।
इसने ज़ोर से सांस लेने की कोशिश की मगर नाकाम रही। इसकी आंखों के गिर्द धुंधला बादल गुबार छाने लगा। शाह फजल के हिलते होंठ बस इसे दिखाई दे रहे थे और ये इदराक करने में नाकाम थी कि वो अब क्या कह रहा था। इसका सर जोर से चकराया। इसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर बेसूद। अगले ही लम्हे वो शाह फजल के बाजों में आ रही थी। इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। बहुत अच्छा अब शाह फजल के साथ हो रहा है ना। अरबिया इस वक्त हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर के गायनी वार्ड में थी। बीबी जान बेंच पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी और इनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। वही मखसूस माहौल, दवाइयों की बू से रचा बसा, परेशान चेहरा लिए मरीजों के अलावा अकीन, तेज तेज चलते डॉक्टर और आगे पीछे भागते वार्ड बॉयज़ और नर्सिस। शाह फजल के चेहरे पर जैसे चटानी सकूत छाया हुआ था। डॉक्टर फयाज बाहर आया तो शाह फजल ने बेचैनी से इनकी सिमट पड़ा। आई एम सॉरी शाह साहब, हम आपकी बेबी को नहीं बचा सके। शाह फजल के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो साख सा इन्हें देखता रहा। आपकी मिसेस को अचानक कोई गहरा सदमा पहुंचा जिसकी वजह से इनकी ये कंडीशन हुई है। हमने पूरी कोशिश की मगर जो खुदा की मर्जी। वो इसका शाना थपथपाकर आगे बढ़ के, आज एक और जुर्म तुम्हारे खाते में दर्ज हो गया शाह फजल, कोई इसके अंदर चिल्लाया। वो थके हुए अंदाज में बेंच पर गिर सा गया। इसकी आंखों में रेत सी चुभ रही थी। क्या होता अगर मैं अभी इसे ना बताता, मगर मैं भी ये बर्दाश्त न कर सका, ये बोझ नहीं हो सका। सोचा इसे उतार कर फेंक दूं जितनी जल्दी हो सके। ये भी नहीं सोचा कि वो इसे सहार पाएगी या नहीं। क्या मुझसे बढ़कर कोई खुदगर्ज हो सकता है। इसे अपने आप से शर्म आई। बीबी जान नर्स से पूछ रही थी जो इनकी ज़बान में बताकर आगे चलती। इसने बीबी जान की सिसकियां सुनी। इसका दिल चाहा खुद को शूट कर ले। वो झटके से उठा और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो किसी का सामना करने की कंडीशन में नहीं था। अरबिया का तो बिल्कुल भी नहीं। वो बेड पर सीधी लेटी थी। कमरे में गहरी तारीकी थी, इतनी गहरी कि इसे किसी कब्र का गुमान हो रहा था। वो इसके नज़दीक था अपनी तमाम तर सफाकी और दरिंदगी के साथ। मैं बेकसूर हूँ शाह साईं, वो बंद आंखों से सिसकी थी। यकलख्त इसकी गर्दन एक मजबूत हाथ के शिकंजे में कसी गई बेपनाह अजियत से तड़पी। अपने दोनों हाथों की पूरी कुव्वत से इसके दोनों हाथों हटाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। वो बुलंद आवाज़ में चीखने लगी, मैं बेकसूर हूँ शाह साईं, मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम करे, आपको अल्लाह का वास्ता। इसके अज़ा में एक तशंजी अकड़ाव आने लगा। इसकी सांस टूट रही थी। इसके वजूद को झटके से लगने लगे। यक पर यक दौड़ते कदमों की आवाज़ें आने लगी। धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोला गया और इसके साथ इसकी आंख खुल गई। साख्त और एहसास से आ रही निगाह यकटक छत को घूर रही थी। पता नहीं कौन इस पर झुका था। अगले ही लम्हे इसे अपने दाएं हाथ पे सुई की चुभन महसूस की। इसकी कुछ देर बाद वो दोबारा गनूदगी में जा चुकी थी। बीबी जान गुमसुम सी इसकी हालत देख रही थी। पता नहीं अरबिया ने कौन सा डरावना ख्वाब देखा था जो वो यूं मदहोशी के आलम में इस कदर तकलीफ और शिद्दत से चिल्ला रही थी। मुस्तज़ार इसके अल्फाज वो गुंग सी थी। फजल क्या कर बैठे हो उस बच्ची के साथ, वो होलते हुए सोच रही थी। अजीब बेजार कुन दिनों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो हवेली वापस आ गई थी मगर अब तक इसका शाह फजल से सामना नहीं हुआ था। वो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती। दूसरी तरफ वो जाकर लाहौर बैठ गया था, आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीबी जान इसके मामूलात का जायज़ा लेती रहती और अंदर ही अंदर परेशान होती रहती। कितनी ही बार वो शाम में मुझसे बात कर चुकी थी कि वो फजल से बात तो करे कि आखिर वो चाहता क्या है। ये आंख में चोरी का खेल कब तक चलता रहेगा। जनवरी का वस्त चल रहा था। मौसम बेहद सर्द था। सूरज ऐसा ज़िद्दी तो नहीं था कि चेहरा दिखाने का रवादार ही न होता, और धुंध थी कि एक माँ की तरह सारा सारा दिन फिज़ा को आगोश में लिए रखती। वो 13 जनवरी का दिन था। सर्दी तमाम दिनों से बढ़कर थी। BMW तेजी से कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी। कुछ दूर जाकर वो कब्रिस्तान के गेट के करीब रुक गई। दरवाज़ा खुला और बाहर आने वाली हस्ती शाह फजल की थी। वो नाक की सीध में चलता मुख्तलिफ कब्रों के करीब से गुजरता शाह फैसल की कब्र के करीब जाकर रुक गया। BMW में आया तो वो जो कातल था वो भी BMW में था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मारा है निसार ने। इसके ड्राइवर का मुझे शक लगता है, पता नहीं क्यों। चल मैं खाली खाली नज़रों से देखता रहा, फिर थके हुए अंदाज में नीचे बैठ के, कैसे हो फैसल। इसने हाथ कब्र पर यूं रखा गोया वो फैसल का शानो। आवाज़ सरगोशी से मुशाबा थी। मुझे पता ठीक हो गया। मुझे देखो, मेरे हाथों से कुछ भी ठीक नहीं होता। देखो फैसल, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने कितने लोग बर्बाद कर डाले, कितने दिल उजाड़ डाले। वो लड़की वो मेरे दिल का रसूल बन गई है। मैं क्या कर चुका हूँ उसके साथ, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मगर मैं इससे माफ़ी मांगूंगा भी कैसे, मुझसे में इतना हौसला ही नहीं। तुम्हें पता है ना मेरी ज़िद्दी और अनापसंद तबीयत का। मुझे तो अब तक यकीन नहीं होता कि मैं फ़ैसले की गलती कर चुका हूँ, मगर मैं कर चुका हूँ। मुझे तस्लीम है, मुझे एतराफ़ है कि मैंने इस लड़की के साथ हमेशा ज़्यादती किया। आज बहुत हौसले और हिम्मत के साथ जा रहा हूँ उसका फ़ैसला सुनने। मेरी हिम्मत बंधाओ यार, वो कहते हुए कब्र से लिपट गया। फिज़ा में एक सर्द सी खामोशी थी। यकलख्त कोई उल्लू बहुत करह आवाज़ में चिल्लाया। कुछ दूर मौजूद बेरी के दरख्त में हलचल सी मच गई। एकदम से एक मुर्दा चिड़िया ज़मीन पर गिरी और फिज़ा चिड़ियों के शोर से भर गई। वो साथ सा ये सारा मंजर देख रहा था। आंखों में गहरी धुंध उतरती जा रही थी। पता है फैसल, बाबा साईं कार मुख्तार की पग मेरे सर पर रखना चाहते हैं। देखो ना कितना बड़ा मजाक है मेरे साथ। मैं तो रब की इस नाफरमान पैरवी नहीं कर सका, इस फरमान की पैरवी नहीं कर सका कि औरतों के मामले में खुदा से डरो।
तो लोगों को क्या दूंगा? मेरे हाथ में अदल नहीं है, मैंने तो अपने साथ इंसाफ नहीं कर सका तो किसी दूसरे के साथ। इसने लब दांतों तले दबाकर जैसे अपना दुख बहने से रोका। मैंने बाबा साईं से कह दिया कि वो अपना फैसला वापस ले लें, तभी मैं हवेली वापस आऊँगा। ये माँ बाप कितने मजबूर होते हैं ना। आज ही उनका फ़ोन आया, कहने लगे आजा, मैं मुझे मत सताओ, तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। वो चंद लम्हे खामोशी से बैठ रहा। चलता हूँ, वो उठ गया। वो शिकस्ता कदमों से अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ने लगा, बिल्कुल ऐसे किसी ऐसे शख्स की माने जो अपना सब कुछ लुटा चुका हो। कुछ देर बाद इसकी गाड़ी हवेली की तरफ उड़ी जा रही थी। जब वो हवेली पहुंचा तो बाबा साईं किसी काम से निकले हुए थे। वो बीबी जान के कमरे की सिमत बढ़ गया। वो उसे देखकर खिल उठी थी। कितनी देर इसका सर मुंह चूमती रही। वो खुद पर जब्त करता रहा, वरना दिल चाह रहा था कि ये फराखा गोश में सब खताएं भुला दिया करती है, इसमें छुपकर सारे इतराफ कर ले। बीबी जान, अरबिहा कहाँ है? कुछ देर बाद इसने पूछा। वो तो जैसे भरी बैठी थी। अपने कमरे में होगी, और कहाँ? मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आती फजल। मानती हूँ कि इसके साथ गलत हुआ, मगर लोगों के साथ इससे भी बड़े हादसे हो जाते हैं। यूँ सब छोड़ छाड़ कर तो कोई नहीं बैठता। वो तो मैं तो हार बैठी समझा समझा कर। दिल चाहता तो खाना खा लेती है, वरना सारा दिन पड़ी रहती है। मुँह से कुछ ना बोलने की तो गोया कसम खाए बैठी है। वो बोलती जा रही थी और वो अनसुनी कर गया। मैं बहुत थक गया बीबी जान, अपने कमरे में जा रहा हूँ। खाना खाने का मूड नहीं मेरा, किसी को मत भेजिएगा। वो चादर संभालता उठ गया। इसके कदम तेजी से मर्दान खाने की सिमत बढ़ रहे थे। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अरबिया इसको खिड़की में खड़ी नजर आई। इसकी दरवाजे की तरफ पुश थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा और वहीं जामिद हो गई। वो वहीं खड़ा इसे देखने लगा। नज़रों का तसादम हुआ और अरबिया ने पलकें झुका ली। वो आहिस्ती से चलता इसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए अरबिया। इसका लहजा बड़ा पुरसकून और ठंडा था। कैसा फैसला? इसकी आवाज़ में तंदी और चेहरे पर सरकशी थी। शाह फजल ने जैसे इस लम्हे बेपनाह ज़ब्त किया था खुद पर। तुम जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती, आप बताएं। वो चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली। यहाँ से चली जाओ अरबिया। इसका लहजा बड़ा धीमा और एक इल्तजा समेटे हुए था। अरबिया ने हैरानी से इसे देखा। आप शायद भूले हैं शाह फजल, खून बहा में आने वाली औरतों को तलाक नहीं दी जाती। वो तंजिया अंदाज में याद दहानी करवा रही थी। मैं इस रवायत को बदल दूंगा, इसने यकीन दिलाया। वो बेसाख्ता कहका लगाकर हंस पड़ी। शाह फजल ने इसे पहली बार हंसते हुए देखा था। इसके हमवार चमकदार दांत बड़े खूबसूरत थे, मगर हंसते हुए इसकी आंखों में पानी भरा है। वो खामोशी से इस पर नजर जमाए से देखता रहा। मैंने आपसे ज्यादा खुदगर्ज इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपको अब लगने लगा कि मैं बेकसूर हूँ? बेकसूर तो मैं दोनों सूरतों में हूँ। जुर्म मंसूर लाला का था या नहीं, इस बहस से बालादर। चले मान लेती हूँ कि आपको गुस्सा था, शदीद दुख था अपने भाई का, और इसी गम गुस्से को गलत करने के लिए आपने हमेशा मुझे निशाना बनाया। ना सिर्फ नफ्सियाती तस्कीन की, बल्कि जिनसी और जिस्मानी तस्कीन का भी। आपकी खुदगर्जी का पहला सबूत। दूसरा तब जब आपने मेरी अपनी औलाद के लिए, अपने वारिस के लिए मुझे अपने बराबर जगह दी। और अब जब वो नहीं रहा तो ये सजा है मेरे लिए, ये कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? वो बिल्कुल बदले हुए लहजे में बोल रही थी। बस करो अरबिया, इसकी बर्दाश्त से ख़त्म होने को थी। आप क्यों नहीं बस कर देते? तरस नहीं आता आपको मुझ पर? वो फट पड़ी। ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उसने शाह फजल का गिरेबान थाम लिया। एक गोली उतार दे मेरे सीने में ताकि आपको सुकून मिल जाए, मार डाले मुझे। वो बिलक रही थी। वो सुनाटे में रह गया। इसने दोनों हाथ अरबिया के शानों पर जमा दिए। सज़ा तो तुम मुझे सुनाओ। जानती हो क्या कहा डॉक्टर ने? ये कि तुम्हारी ये जहनी कंडीशन, ये अबॉर्शन किसी शदीद जहनी झटके की और टेंशन का नतीजा है। तो कसूरवार मैं हुआ ना। अगर मैं खुद पर जब्त कर लेता तो शायद ऐसा ना होता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ अरबिया, चली जाओ यहाँ से, छोड़कर चली जाओ मुझे यहाँ से। इसने हाथ हटा लिया और एकदम साध लिया। फैसले की घड़ी आन पहुंची थी। अरबिया जर्द रंगत और फैली हुई आंखों से देख रही थी। मुझे तुमसे सिर्फ ये कहना है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तुम्हारी उम्र भी अभी क्या है? ज़िंदगी में तुम्हें सब मिल जाएगा, खुशियाँ, सुकून और कोई बहुत अच्छा शख्स। मुझसे तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। जाओ अरबिया, जाओ। वो थके अंदाज में कह रहा था। अरबिया के हाथ जो अभी तक इसके गिरेबान पर थे बहुत आहिस्ती से पहलू में गिर गए। चली जाऊँ यहाँ से? वो खोए हुए अंदाज में बोली। हाँ, कहाँ चली जाऊँ? ये तो मैं भी जानती हूँ कि आप भी जानते हैं कि हवेली की बेटियों की किस्मतें कभी नहीं बदलती। लेकिन अरबिया, मैं ये इसने कुछ कहना चाहा। नहीं शाह साईं, अब और कुछ नहीं। आप अपना रिकॉर्ड साफ रखने के लिए, अपने आप को इस एहसास जुर्म से छुटकारा दिलाने के लिए चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मगर एक बार फिर आप खुदगर्जी दिखा रहे हैं। क्या ज़मानत है आपके पास मेरी खुशियों की, मेरे सुकून की? जो चीज़ आप मुझे नहीं दे सके, आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई और शख्स मुझे दे पाएगा? कैसे? क्या आप नहीं जानते कि इस माशरे में तलाक याफ्ता औरत की हैसियत क्या है? और आप ये सोचे बैठे हैं कि कोई और अच्छा सा शख्स मेरी ज़िंदगी की सारी कमियों को पूरा कर देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपकी बेवकूफ़ी पर हंसूँ या रोऊँ। मैं आपको बताती हूँ शाह साईं कि क्या होगा। जब अरबिया यहाँ से माथे पर ठुकराई हुई औरत का दाग लेकर जाएगी तो इसके अपने माँ बाप इसे बोझ तसव्वुर करेंगे। वो मजबूरन चंद माह बर्दाश्त करेंगे, फिर इसे किसी और के सर लादने की सोचेंगे। और वो जो कोई भी होगा, वो 3 बच्चों का बाप, दूसरी शादी का शौकीन, कोई बूढ़ा, दूसरी तीसरी बीवी का उम्मीदवार, कोई औलाद का ख्वाहिशमंद, और इनमें से कोई भी हो सकता है, मगर वो हरगिज़ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। और तब क्या हैसियत होगी अरबिया की? वही जो यहाँ है। शाह फजल को लग रहा था कि इसके वजूद के सैकड़ों टुकड़े कर दिए गए हों। हर टुकड़ा नाकाबिले बर्दाश्त अजियत में मुब्तला था। वो खुद को इस अजियत से निजात दिलाना चाहता था। वो चीखना चाहता था, वो रोना चाहता था बुलंद आवाज़ में, मगर वो कुछ ना कर सका। वो बेबसी के एहसास से चूर इसके सामने गिर पड़ा।
देखो अरबिया, मैं कितना कंगाल हूँ। मेरे पास कुछ कोई अच्छा अमल, कोई नरम बात और कोई खूबसूरत रात नहीं जिसकी बुनियाद बनाकर मैं तुम्हें कह सकूँ कि तुम ये ले लो और इसके बदले मुझे माफ़ कर दो। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। वो लंबा चौड़ा मर्द, वो हाकिम फूट फूट कर रो रहा था। वक्त का कैसा उल्ट फेर था। वो खामोशी से रोती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो। एक बार फिर एक तारीख और स्याह रात इनके दरमियान आ रही थी। गुजरती रातों की मानिंद इसमें सख्ती नहीं थी, जबर नहीं था, अजियत नहीं थी। वो बेड पर नदी के दो किनारों की मानिंद दराज थे और कोई नहीं जानता था वो कब मिलने वाले थे भी या नहीं। गमों की जो फसील है वो इस कदर तवील है। गजब तो है कि नहीं, फसील दर फसील है। तुम इसकी हर मंडेर पर आरजुओं के तेल से चिरागे दिल जलाओ ना, जरा सा मुस्कुराओ ना, जरा सा मुस्कुराओ ना। जिंदगी एक बार फिर अपनी डगर पर रवां दवा हो गई थी। वही पुरानी डगर, वो इसी तरह इसके आगे पीछे फिरती, इसके काम करती, इसके पैर दबाती। मगर रात होते ही वो किसी सिंड्रेला की मानित बदल जाती। खामोशी से तकिया उठाती और बेड के दूसरे किनारे पर दराज हो जाती। वो सिर्फ लब चबा कर रह जाता। वो इस फासले को पाटना चाहता था, मगर एक चीज़ मानी थी और वो था अरबिया का गरेज। वो जानता था वो इससे बच रही है। वो अब तक बड़े जब्त और हौसले से खुद पर काबू पा रहा था, मगर कब तक ये पैमाना लबरेज हो जाए कोई नहीं जानता था। इन बेजार कुन और सद मिजाज दिनों में एक हैरत अंगेज बात नुदरत के लिए निसार का प्रपोजल था। यार मानो या ना मानो, ये निसार ही है फसाद की जड़। बीबी जान ने नुदरत के सरप्रस्त की हैसियत से हाँ कर दी। दोनों ही शाह फजल के मुलाजमे खास की हैसियत रखते थे, इसलिए इन्हें इसे भी कोई इतराज़ ना था। वो 15 जनवरी का दिन था। सुबह से ही फिज़ा धुंध आलूद थी। सर्द हवा गोया हड्डियों में घुस रही थी। शाह फजल मामूल के मुताबिक काम निपटाकर लौटा तो अरबिया इसके लिए चाय ले आई। इसने जो शक्राना नजरों से देखा, इसे इस चीज़ वक़्त चाय की शदीद तलब हो रही थी। रात जब वो अपने इर्द गिर्द ढेरों कागजात फैलाए बेहद मसरूफ़ था और अरबिया नाइट सूट बदलने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल बना रही थी। दरवाज़ा बजाकर नुदरत अंदर आई और वो दोनों के लिए गर्म दूध लाई थी। सलाम शाह साईं, इसने दूध साइड टेबल पर रखते हुए कहा। जवाबन इसने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। वो वापस जाने के लिए मुड़ी थी कि शाह फजल ने इसे आवाज़ दी। जी साईं, वो बोली, मुझे तुमसे निसार के बारे में बात करनी है। इसने कहा। नुदरत का रंग फक हो गया। क्या बात है साईं? वो हकला गई। एक झमाके से इसके दिमाग में अरबिया की शबीर लहरा गई। वो भी तो इससे ऐसे ही डरती थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आखिर नुदरत क्यों डर रही है। आज फसाद दी जड़ ए कल्प्रिट जो है ना, ये वही है निसार। तुम खुश हो इस शादी से? संजीदगी से पूछा। बेगम साई खुश है, आप खुश हैं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी? वो आंसू छुपाने के लिए तेज तेज पलके झपकाने लगी। बात हमारी खुशी की नहीं, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। अरबिया ने ब्रश करते हुए इस्तज़ाई अंदाज में इस ब्रॉड माइंडेड इंसान को देखा। मुद्दत खामोशी से खड़ी रही। शाह फजल खोजने वाले अंदाज में इसका जायजा लेता रहा। ठीक है जाओ, इसने जाने की इजाज़त दी। वो पलटी और सर झुकाकर बाहर चली गई। इसके जाने के बाद वो उठा, दरवाज़ा लॉक किया और आतिशदान के पास धरी इजी चेयर पर आकर विराजमान हो गया। जलती लकड़ी और भड़कते शोलों का जायजा लेते वो सोच रहा था कि इसका दिल भी तो ऐसे जल रहा है। अरबिया उठी और दूध का ग्लास उठाकर इसके पास चली गई। दूध ले लें, इसने ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया। अरबिया, इसने बेताबी से इसको देखा। जी, इसने नज़र झुका ली। शाह फजल ने कुछ कहना चाहा मगर कह नहीं पाया। रख तो ले लूँगा, इसने नजरें फिर से आतिशदान पर जमा दी। अरबिया ने बिना कुछ कहे ग्लास रखा और बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। लॉन तारीक और धुंधला था, बिल्कुल इसकी किस्मत की तरह। वो खामोश अंधेरे में कुछ खोजती रही। मतलब साफ नहीं लगता बारिश होगी। शाह फजल की आवाज़ पर वो चौंकी। पता नहीं वो कब इसके पास आ खड़ा हुआ था। पता नहीं, वो मध्यम आवाज़ में बोली। मैं सोच रहा हूँ कल मलक हाउस चले। अरबिया ने हैरानी से देखा मगर कहा कुछ नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसने अरबिया को बोलने में रुखसाया। वो इतना खामोश रहती थी कि वैसे बात करने पर मजबूर करने के लिए वो कितनी ही देर लायानी बातें करता रहता। जैसे आपकी मर्जी, वो आहिस्तगी से बोली। शाह फजल को इसकी फर्माबरदारी से अजीब सी वहशत हुई। आओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वो बेड की सिर बढ़ गया। वो इसकी तकलीफ करती हुई बेड के नज़दीक आई। वो नीमदराज हुआ तो इसके पैर दबाने के लिए इसकी पैंती बैठ गई। इसके हाथों ने नरमी से शाह फजल के पैरों को छुआ तो एक सुकून इसके अंदर तक उतरता चला गया। इसने बगौर अरबिया को देखा। वो गुलाबी नाइट सूट में थी। बालों को छोटे से हेयर बैंड में समेटे, रंगत में जर्दियाँ लिए, आंखों के गिर्द गहरे हल्के और पपड़ी ज़दा होंठ। दर्द की एक लहर इसके दिल में उठी और सारे वजूद में फैल गई। इसने अपने पैर खींच लिए। इसने अपना दायां बाजू मोड़कर आंखों पर रख लिया, जैसे अपने तासुरात छुपाना चाहता। वो उठी और अपनी मखसूस जगह पर जाकर दराज हो गई। कमरे में जहरनाक खामोशी थी। सिर्फ दो नफूस के तनफ्फुस की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ न थी। कुछ देर बाद शाह फजल ने बाजू हटा के इसे देखा। वो इसकी तरफ रुक के सो रही थी। एक बाजू सीने के साथ लगा और दूसरा हाथ गाल के नीचे धरे बिना लिहाफ ओढ़े वो बेखबर सो रही थी। इसने लिहाफ इस पर डाला और रोशनियाँ बुझा दी। शायद जिनके ज़मीन पर कोई बोझ नहीं होता वो इसी तरह सो जाते हैं, बेखबर और मुतमिन नींद। और मुझे नींद ही नहीं आती। यूँ लगता है अब किस्मत में जागना ही रह गया। वो दिल पर ढेरों बोझ लिए संभाले उठा और रात का टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया।
टेरेस तारीकी में डूबा हुआ था, सर्द हवा जिस्म के आर पार हो रही थी। वो खामोशी से टेरेस पर रहा, रात कतरा कतरा भीग रही थी। वो हर एहसास से बेनियाज दूर तारीकी में जाने क्या खोज रहा था। जाने क्या वक्त कितना वक्त बीता। वो थक कर उठा और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए। ये लम्हा भर ठिठक सा गया। इसे यूं लगा जैसे कोई सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर लॉन के खारजी हिस्से की तरफ जा रहा हो। इसने तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। बहुत दूर से खुश्क पत्तों में चलने की मध्यम सी आवाज़ आ रही थी। इसे एसपी अब्बास की बात याद आई। पीठ में छुरा खोंपने वाले अपने ही होते हैं, अपने इर्द गिर्द खसूसी नजर रखिए। वो तेजी से वापस पलटा और कमरे से अपना रिवॉल्वर निकाल लाया। स्याह चादर मजबूती से अपने गिर्द लपेटे हुए इसने स्लीपर्स वहीं उतार दिए और तेजी से सिमत बढ़ने लगा। अचानक बादल गरज उठे, बिजली कड़की और तारीकी में एक पल को रोशनी सी फैल गई। इस रोशनी में एक दरख्त के पीछे नीचे खड़े दो साए फौरन इसकी निगाह में आए। वह एहतियात से इसकी सिमत बढ़ने लगा। कुछ नज़दीक पहुंचकर इसने खुद को एक दरख्त के तने की आड़ में छुपाया और सर निकालकर माहौल का जायजा लेना चाहा। इसी वक्त एक घुटी घुटी निस्वानी चीख ने इसे मुंजमन सा कर दिया। ये आवाज़ इसके लिए बड़ी जानी पहचानी थी। धोखा खाने का सवाल नहीं था। वो नुदरत की आवाज़ थी। फिर यकलख्त ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आने लगी। अल्फाज साफ नहीं थे, इसे समझने में दुश्वारी हो रही थी। वो कुछ मजीद आगे सरका। अगर तूने मुंह खोलने की कोशिश की तो तेरा अंजाम भी शाह फैसल की तरह होगा, समझी? तो कोई गुर्राया था। बिजली कड़की और जैसे शाह फजल पर आ गिरी। ये नसार की आवाज़ थी। वो हैरत की ज्यादा से साख सा खड़ा था। देखिया नसार चवली सी है, नमक हराम, तू छुपा नहीं सकेगा। याद रखना, शाह साईं पुलिस से तहकीकात करवा रहे हैं और एक ना एक दिन वो जान लेंगे कि कातिल तू है। तूने मारा शाह फैसल को। ये सच सामने आकर रहेगा और फिर तू देखना निसार तेरा क्या हशर होगा। शाह साईं तुझे कुत्तों के आगे डालेंगे। गुस्से में इसकी आवाज़ ऊंची होगी। कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? ने तू तू बताएगी? बोल। इसने शायद नुदरत के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए थे। वो घुटी घुटी आवाज़ में चीखने लगी। मेरे बाल छोड़ जलील आदमी, किस बात का बदला लिया तूने छोटे साईं से? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? तकलीफ और गुस्से में इसकी आवाज़ तेज़ हो गई। जानना चाहती है ना तो सुन। शाह फजल ने गुलजार को रखे खेतों की रखवाली करने वाले के साथ रात को पानी लगाने भेज दिया। इसे ठंड लग गई, नमूनिया हो गया इसे, और 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बाद वो मर गया। इस शाह फजल की वजह से मेरा भाई मर गया। ये वडेरे, ये शाहजादे खुद को फिरौन समझते हैं, लोगों को यूँ सजाएं सुनाते हैं जैसे वो इनके ज़रखुलीद हो। यही जिम्मेदार है मेरे भाई के मरने के। तब मैंने अहद किया कि मैं इनसे बदला लूँगा। इस शाह फैसल को मार डालूंगा ताकि शाह फजल को पता चले कि जब जब खुद पर पड़ती है तो क्या गुजरती है। और मैंने ऐसा ही किया। कोई नहीं जानता कि गोली मैंने चलाई और कोई जान भी नहीं सकेगा, मगर तू गलती हुई मुझसे कि तुझको बता दिया। ये भूल किया कि औरत ऐसी चीज़ है जो कि कभी राज नहीं रख सकती, मगर अब नहीं। इससे पहले कि तूने बताया मैं तेरा किस्सा ही पाक कर दूंगा। वो सफाकी से बोला, रिवॉल्वर निकाल लिया। नुदरत फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी और शाह फजल साख्त खड़ा सब सुन रहा था। इस वक्त वो खून जमा देने वाली सर्दी से भी बेनियाज हो चुका था। और तुम मुझे मार डालेगा? वो दहशत ज़दा थी। हाँ, तेरी सूरत में एक मुस्तकिल खतरा मेरे साथ रहेगा। तुम मुझे प्यारी ज़रूर है, मगर अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं। इसका लहजा कमीनगी से भरा हुआ था। बादल ज़ोर से गरजे और बारिश शुरू हो गई। फिज़ा में फायर की आवाज़ गूंज उठी। नुदरत के हलक से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। ओ नहीं गया, नुदरत नहीं गई, ओ नहीं गया, ये निसार गया उसकी गोली से, शाह फजल की। कमरे की फिजा में 3 नफूस की मौजूदगी के बावजूद पूरी रात खामोशी थी। वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। इसके कपड़ों पर मिट्टी के दाग थे। दोनों हाथ सर पर रखे वो मुसलसल रो रही थी। ये रोना धोना बंद कर लड़की, और मुझे सच सच बताइए खेल कब से खेल रही थी इसके साथ मिलकर? शाह महमूद की आवाज़ में गर्ज और आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। लड़की का रोना मजीद तेज़ हो गया। क्या पूछ रहा हूँ तुझसे? वो धाड़े वो हमस रोई जा रही थी। फजल, इसको यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसको कुत्तों के आगे डाल दूंगा। इसके मुंह से तेजाब की मानिंद उबलते हुए लफ्ज़ निकले। लड़की का रंग फक हो गया। शाह फजल ने लब भेजते हुए आगे बढ़कर लड़की का बाजू पकड़ा और इसे घसीटते हुए बाहर निकल गया। शाह महमूद फ़ोन लेकर एक तरफ बैठ गए। इन्हें चंद ज़रूरी फ़ोन करने थे, चंद ज़रूरी फ़ैसले करने थे। शाह फजल के सर पर कार मुख्तार की पग रखना थी और निसार की लाश को ठिकाने लगवाना था। वही लोग मेरे कदमों से ज़मीन खींच रहे हैं जो लोग मेरे कद के बराबर नहीं आते। वो किसी बफरे व शेर की मानिंद इधर से उधर चक्कर काट रहा था। आंखों की सुर्खी गहरी होती जा रही थी। वो रुक गया, चल लम्हे दहकती हुई नज़रों से देखता रहा, फिर एकदम इस पर झपट पड़ा। थप्पड़ इसके चेहरे पर मारते हुए इसके दाएं हाथ से इसकी गर्दन दबोच ली। अगर मैं फायर ना करता तो तुम्हें ख़त्म कर देता। जानती हो? बताओ मुझे, बोलो कब से जानती थी तुम? वो गुर्राया। जब आप लाहौर गए थे अरबिया बीबी को लेकर। वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली। तब क्यों नहीं बताना चाहती थी साईं, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो मुझे धमकाता था कि किसी को बताया तो बदनाम कर दूंगा। साईं मैं डर गई। तो तू इससे शादी करने चली थी? फजल ने इसके बाजू को झटका दिया। साईं मैं नहीं करना चाहती थी। वो तो बेगम साहिबा ने साईं के हुक्म पर। निसार ने बेगम साईं से बात की शादी के लिए। मुझसे तो पूछा ही नहीं था, हुक्म दिया गया था मुझे। फजल ने इसका बाजू झटके से छोड़ा। शाह साईं, अगर आप वहाँ ना आते तो मैं मर चुकी होती। इस वक्त मैंने बड़ी शिद्दत से अपने रब से दुआ मांगी कि काश आप कहीं से आ जाएं या मुझे चंद पल मिल जाए ताकि मैं आपको सब बता सकूं। और देखें साईं, अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, आप खुद ब खुद वहाँ आ गए।
वो तशक्कर से कह रही थी, कितने बहुत से पर्दे हट गए थे आंखों से, कितने बहुत से राज फाश हो गए थे, कितनी तलख हकीकतें सामने आ गई थी। अगर वो फायर ना करता तो निसार नुदरत को भी मौत के मुंह में भेज दे चुका होता और शाह फैसल के असल कातिल का मुअम्मा कभी हल ना होता। मंसूर हमज मुजरिम रहता और अरबिहा कल पंचायत बैठ रही है, क्या बयान दोगी? शाह फजल ने ठोस लहजे में कहा और नुदरत ने सर झुका लिया। तभी अरबिहा वहाँ आ गई। निसार की मौत के बारे में इसने सरसराते लहजे में कहा। नुदरत खामोशी से इसकी आंखों में देखती रही। कमरे में मौजूद खामोशी मजीद पुरस्रार लगने लगी। इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी और अगर आप वहाँ ना आते तो अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाता। आपको देखकर इसने पिस्तौल निकाल लिया। वो पागल हो रहा था। अगर आप इसे ना मारते तो वो सब खत्म कर देता। वो नुदरत का लहजा बड़ा मुस्तहकम था। शाह फजल हैरत से देख रहा था। इतनी कमीनगी कहाँ से ले ली तूने? इसके लबों पर महजूज मुस्कुराहट आ गई। आपसे। ये आवाज़ नुदरत की नहीं थी। वो बेसाख्ता पीछे मुड़ा। इसे करंट सा लगा। स्टडी के दरमियानी दरवाजे पर अरबिहा बड़ी देर से टेक लगाए खड़ी थी। इसकी पूरी तरह आंखें, रोशन आंखें सबूत थी कि वो बड़ी देर से जाग रही थी और खड़ी थी। वो आहिस्ती से आगे बढ़ आई। तुम जाओ यहाँ से, इसने तहकमाना अंदाज में नुदरत से कहा। नुदरत ने शाह फजल की तरफ देखा जिसने इसे आंख से बाहर जाने का इशारा किया। वो बाहर निकल गई। वाह शाह साईं वाह, इसने ताली बजाई। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यहाँ बंद दरवाजे में ये मनसूबाबंदी हो रही है कि निसार की मौत को फितरी रंग कैसे दिया जाए और मेरे सामने मजलूम बनने का नाटक करते हैं आप। वो चबा चबा कर बोली थी। वो खामोशी से देखता रहा। आप चाहते हैं ना कि मैं आपको माफ़ कर दूं, आपकी तरफ पलट आऊं, तो फिर आप कल ये ऐलान कर दें कि मेरा भाई बेगुनाह है, मेरे बाबा से माफ़ी मांगे। आप चाहते थे ना कि मैं आपके पास कोई ऐसा अमल हो जो आप मुझे देकर मुझसे माफ़ी मांग सके। चाहते थे ना, तो जान लीजिए आपका ये अमल मुझे हमेशा के लिए आपका कर देगा। अरबिया ने पुरसकून लहजे में कहते हुए दाव खेला। शाह फजल जैसे जल्जलों की जद में था। तोड़ फोड़ के आसार इसके चेहरे पर आया थे। और याद रखिए शाह साईं, जो शख्स गलती तस्लीम नहीं करता वो इस्लाह नहीं चाहता। जब मैं बेकसूर होते हुए भी सजा सह चुकी हूँ तो आप गलत होते हुए गलती तस्लीम क्यों नहीं कर सकते? वो अपनी बात मुकम्मल करके किसी झोंके की मानिंद बाहर निकल गई। अगले दिन पंचायत के तमाम सरगर्दा अफराद मौजूद थे। फिरोज मलिक को बतौर खास मदऊ किया गया था। SP अब्बास भी मौजूद था। कार्रवाई शुरू हुई। शाह महमूद के मसाहिब खास ने तफसील से सारी हकीकत हाज़रीन के गोश गुजार की। गुलजार की मौत सरासर तबई थी। इसमें किसी किस्म का तशद्दुद या बदले की झलक दिखाई न देती थी। इसलिए निसार के हाथों शाह फैसल का कत्ल सरासर ज़्यादती और जुल्म करार दिया। SP अब्बास ने हक़ाइक़ पर रोशनी डालते हुए बताया कि निसार ने किसी तरह मौके का फ़ायदा उठाया और सारा इल्ज़ाम मंसूर मलिक के सर धर दिया गया। मगर सच ये है कि मुजरिम बेपनाह होशियारी के बावजूद अपना कोई ना कोई सुराग छोड़ दिया जाता है। इसी तरह इससे ये गलती भी कि मंसूर मलिक के और अपने रिवॉल्वर में फ़र्क को नज़रअंदाज कर किया। फिर नुदरत का बयान लिया गया जो कि हकीकत पर मबनी था और इसने बताया कि निसार ने इसे खुद बताया कि शाह फैसल को इसने कत्ल किया था। जब इसने निसार को धमकाया कि वो सब कुछ शाह फजल को बता देगी तो वो इसे भी मारने पर तुल गया। हादसाती तौर पर वहाँ शाह फजल आ गया जिसने निसार का इतराफ़ अपने कानों से सुन लिया और अगर इस वक्त वो निसार पर गोली न चलाता तो अपना जुर्म छुपाने की खातिर निसार नुदरत को भी मौत के घाट उतार चुका होता। आखिर में मंसूर मलिक को बेगुनाह करार दिया गया और कहा गया कि वो जहाँ कहीं भी रूपोश है बाइज्जत वापस आ जाए, इसे कुछ नहीं कहा जाएगा। दूसरा अहम फैसला कार मुख्तार का था। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में शाह फजल के सर पर दस्तार रखी गई। खसूसी दुआएं मांगी गई। मुबारक सलामत का शोर उठा था। जब फिरोज मलिक नाम के लिए इसके करीब आए वो बेसाख्ता इनसे लिपट गया। मैं और बेहद शाम को आपके यहाँ आएंगे, इसने मध्यम लहजे में कहा और इनकी आंखों की हैरत से शर्मिंदा कर गई थी। एक थका देने वाले दिन भरपूर दिन के इख्तिताम के बाद वो इसके सामने था। शाह फजल ने आहिस्तगी से इसे करीब कर लिया। इजाज़त है? इसका मध्यम लहजा बेपनाह प्यार लिए हुए था। अरबिया ने बेसाख्ती से मुस्कुराकर इसे देखा और सर झुका लिया। तुम बहुत अजीम हो अरबिया, तुमने नाहक कितने मजालिम सहे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अब मेरा वादा कि तुम्हें बेपनाह प्यार दूंगा, अपनी सारी ज़्यादतियों का उजाला कर दूंगा। अरबिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें रुलाया अरबिया, मगर अब नहीं, अब सिर्फ मोहब्बतें ही मोहब्बतें होंगी, खुशियाँ, प्यार और मुस्कुराहटें बस। वो इसकी आंखों को चूमने लगा। अरबिया ने तमानियत से आंखें मूंद ली। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। वैसे छोटा नहीं था इतना, तो अभी मुझे नहीं पता कि ये कंप्लीट पोस्ट होगा कि नहीं होगा। मेरी यही कोशिश है कि मैं इसको कंप्लीट ही अपलोड करूं, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर मुझे 2 हिस्सों में करना पड़ेगा। तो आप बताएं आपको कैसा लगा ये नावल। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। तो इसमें ये जो हमारा हीरो था बड़ा ही जालिम बंदा था, तो ये मुझे इतना अच्छा कोई नहीं लगा क्योंकि ये बड़ा चमल आदमी था। बाकी हीरोइन की अजमत और सब्र के क्या कहने, लेकिन उसने भी, उसका फ़ैसला अच्छा था। अगर वो जाती तो जैसे उसने मंजरकशी की थी कि अगर वो इसको छोड़ भी देती तो आगे उसको कुछ भी नहीं मिलना था, तो बेहतर नहीं है कि अगर ये सुधर गया तो उसको मौका दे ले। तो खैर, आप लोग अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको कैसा लगा ये वनी बेस्ड नावल। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा इसरार था कि वनी बेस्ड खून बहा पे और करूँ, तो ये देखिए और मैंने ढूंढ के आज किया है। तो आप लोग अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू नावल के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद